हेलो अस्सलाम वालेकुम। हर साल की तरह एनुअल हमारी मुहर्रम पॉडकास्ट सैयद मोहम्मद कुमैल के साथ हो रही है, पर हमारे आज एक मेहमान आए हुए हैं, तो हम जिस वाइब के साथ यूजुअली कुमैल के साथ करते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर, उस तरह नहीं करेंगे। आज थोड़ी इज्जत देंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे ओजी लिसनर्स जो आपको पहचानते हैं, कुमैल कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ यार, बिल्कुल। आप सुनाएं। बहुत ज़्यादा तमीज़ से हो गया ये, इतनी तमीज़ से हम बात नहीं करते। नहीं, मुझे बड़ा आज मैं खुशी हुई कि आपको 3 साल लगे ये रियलाइज़ करने में कि यार ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है और आपसे किसी बेहतर कुमैल की ज़रूरत है इस हाँ, प्लेटफॉर्म मैं को। तो शुरू शुरू में था ना कि मतलब वो स्पेस फिलर होता है ना यार। मैंने चैनल स्टार्ट किया, तू आ जाएगा, तो वहाँ से टोकन फ्रेंड। आई एम द पाकिस्तान एक्सपीरियंस बेसिकली। तो प्लीज़ आप अपने दूसरे कुमैल का तारुफ आप करें। तो यार, तो सीन बेसिकली ये है कि मैं शहजाद से ये डिस्कशन हो रहा था, बीइंग हिज टोकन शिया फ्रेंड। हर मुहर्रम में ये जो साल में एक मैसेज आता है शहजाद का, तो वो मेरे पास आया कि हाँ मुहर्रम आ गया है आना है। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, फारिग ही हूँ मैं तो एनीवे, लेकिन ये हुआ कि मतलब हम जो शुरू में हम लोगों ने बात की थी, उसमें मोस्टली इस सब के बारे में थी कि भाई मतलब लाइक शिया जेनोसाइड वगैरह के बारे में था, द पेनफुल साइड ऑफ बीइंग शिया इन पाकिस्तान। उस बारे में बात हो चुकी है, अगर आपको देखना है तो वहाँ जाके देख लें। फिर जो लास्ट वाली हमने की थी उसमें ज़्यादा अकीदों वगैरह पे बात की थी। मैं कोई मौलवी आयतुल्ला वगैरह नहीं हूँ ना, यहाँ पे बाकी लोग हैं। तो उसमें यह है कि भाई अकीदों के बारे में अगर आपको करना तो बुक्स वगैरह उसके लिए मौजूद हैं, एंड मच मच मोर क्वालिफाइड पीपल आर अवेलेबल, राइट। और ये जो मेरे दोस्त हैं, ये कुमैल जाफरी हैं, मैं कुमैल जैदी हूँ, फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस पॉडकास्ट। सैयद मोहम्मद कुमैल इनका नाम है। हाँ, सामने जब कुमैल जाफरी देखा तो इन्होंने बोला मैं भी मेरा कुमैल भी लगा जैदी लिया, बोल दूं। मेरा भी कर लिया। तो ये वाले सीन है। वी बिन फ्रेंड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन पिछले तकरीबन कुछ टाइम्स पहले से फ्रेंड यूनिवर्सिटी एक है, वहाँ पे हम लोग मिले थे। तो उसके बाद से मतलब हमारी अच्छी खासी कॉन्वर्सेशन हुई, तो हम लोगों की कल्चर के हवाले से बात होती है। हम पक्के कराची के शिया नौजवान वाला हिसाब किताब है। बाकी अपना तफसीली तारुफ तो ये ऑफ कोर्स खुद ही कराएं तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये कि आई थॉट कि मतलब लाइक थोड़ा सा कल्चरल साइड ऑफ शिया पना जो है, कि मतलब उसमें लिटरेचर कैसे आता है, उसमें परफॉर्मेंस वगैरह वाली चीज़ें क्या आती हैं, उसमें म्यूज़िक का एलिमेंट क्या है, म्यूज़िक में से प्योरिटी वाला एलिमेंट कैसे निकाला जाता है। तो ये था कि आई थिंक थोड़ा सा एक रिच कॉन्वर्सेशन हो सकती है, तो उसके लिए मैं इनको लेके आया हूँ। कुमैल अली जाफरी हैं और अब ये अपना इंट्रोडक्शन कराएंगे। कुमैल अली जाफरी, पहले जो ये कुमैल ने बोला कि सख्त शिया कराची लौंडे हैं, ये ठेठ ये क्या होते हैं? ये वो लड़के होते हैं जो जैसे ही चांद निकलता है तो उनका कुर्ता काला हो जाता है, अक्सर तो जूते भी नहीं पहनते, और जगह जगह अज़ा खानों में जाके अपनी हाज़िरी लगानी, तबरुक की रिपोर्ट लेनी, लेडीज़ मजलिस का टाइम पता करके अपने घर वालों को बताना। अच्छा, वो आपने ये आखिर एंड का अच्छा दिया है, ये घर वालों को बता। घर वालों को बताना या फ्यूचर होने वाले घर वालों को बताना, तो ये भी डिपेंड करता है। इसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ मुहर्रम के हवाले से रहती हैं, अयाम अज़ा के हवाले से होती हैं, तो उसमें जो लोग फैसिलिटेट करते हैं, वॉलंटियर करते हैं, तो हमने कई जगह वॉलंटियर किया, अपना जो फ़न था वो पेश करने की कोशिश की, अपनी बात करने की कोशिश की और कुछ सीखने की कोशिश की। तो इस बीच जो हमने ऑब्ज़र्व किया, इस अज़ादारी को जो हम समझें कि अयाम अज़ा क्यों इस तरह डिज़ाइन है जो आज हमें शक्ल दिखती है, तो वो सारे कुछ सवालात के जवाबात हमें लगता है कि हमें पता चले ये सब करने से। तो ये वो जो अगर आप ट्रैफिक में जा रहे हैं तो लड़के खड़े होते हैं कि हाँ, ये काम भी हमने किया, ये काम जी जी जी। बाजी वो गली बंद है साइमा वाली वो वाला। ऑलवेज वेरी नाइस वैसे, मतलब Yes, वो yes. कोई मीन तरीके निकलो यहाँ, नहीं, बड़े वो- तमीज़दार के सर इधर से उधर कर ले। वो हमें यही बताया गया कि आप जो सज़ादारी के ओनर नहीं है, आप नौकर हैं, तो आप यू आर हियर टू सर्व पीपल, और अपना जितना आप अपना पैगाम अच्छी तरह पहुंचाएंगे तो उतना वो अच्छी तरह पहुंचेगा। तो उसके जितने मीडियम्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं हमारे कल्चर में भी, हर जगह हमारे, इवन पाकिस्तान में और लोग भी करते हैं। कोई हम ऐसा नहीं बोलूँगा कि हम ही कर रहे हैं, जैसे हमने खाना खिलाया। हमारी कोई और ब्रांच नहीं है। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, हम सारे ही एक ही ब्रांच हैं भाई, बिल्कुल भी आपने अच्छा कहा ये। हाजी महफूज हाँ, शीरमाल। ये कुछ ऐसा भी नहीं है। लेकिन एक इंट्रोडक्शन मैं ज़रूर देना चाहूँगा। हमारे दादा कहा करते थे कि पहचान ये है शियों की पाकिस्तान में कि एक हाथ में रुमाल और एक में शीरमाल, तो वो एक बड़ा हमारा पेटेंट लुक है। तलवार कहाँ है फिर? तलवार तो फिर और बहुत सारी जगहों पे रहे तो बेहतर है, मयान में अपने और जगहों पे रहे तो अच्छा है। ये यार, बट दिस दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विस ये मुझे बहुत एक अच्छा जी, लगता जी, है। अगर आप कभी किसी पाकिस्तान में या बाहर के किसी गुरुद्वारे गए हैं, जी जी आई बिल्कुल, फील सिखों में ये बहुत बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा है। इंट्रेंच्ड है। नॉट जस्ट गुरुद्वारे के अंदर बट बाहर बाहर भी भी। कुछ अगर क्राइसिस आ जी। गया, आप
सबको खाना खिलाना है। और जनरली हमारी टेक्स्ट बुक्स में तो अनफॉर्चुनेटली सिखों को ऐसे दिखाया गया है ना कि बस तलवारें काट रहे हैं, सर काट रहे हैं, एक वायलेंस था पार्टीशन का। बट अदर देन दैट मैंने जब जहाँ भी इनकाउंटर किया है, दिस नोशन ऑफ सर्विस, सिक्की, वो बोलते ही सिक्की है, सीखना इनबिल्ट है कि आप वाकई गुरुद्वारे पे जाओगे तो आपको नहीं पता होगा सामने कोई मिलियनेयर आदमी है, वो आपको ऐसे सर्व कर रहा होगा वो उस गुरुद्वारे का नौकर है। बिल्कुल, so that's the idea that's entrenched in you guys also। जी बिल्कुल, इथॉस वही है। और वही जिस तरह सिक्की में बताया जाता है कि जब रोटी दी जाए तो वो कहते हैं एक हाथ से नहीं 2 से लें। तो हमें भी बचपन में हमारी दादियों ने, नानियों ने यही बताया कि ये जो हिस्सा आपको मिल रहा है तबरुक का, जो आप घर जाके उड़ाएंगे, तो वो आप एक हाथ से लेके और कहीं दबा के भाग नहीं जाइए, 2 हाथों से लें, आराम से बैठ के इसको खाएं। और ये बेसिकली तो मेडिटेटिव फूड जो है बुद्धिस्ट उसमें भी आता है और हर जगह आता है, ये उसमें आता था कि भाई स्पिरिचुअल आपकी नीड पूरी करे, सादा खाना हो, ये नहीं कि कढ़ाइयाँ तली हुई हों, उसमें मिर्चें डली हुई हों, सादा होलसम खाना हो, जो आपकी भूख, स्पिरिचुअल भूख आपने लेक्चर सुनने से पूरी की और आपकी जो ये जिस्मानी भूख है वो इससे पूरी हुई। आप अडॉप्टेड हो क्या कुमैल? क्योंकि आपको मैंने कभी तमीज़ से खाना खाते हुए नहीं देखा। आपने मजलिस में खाते हुए नहीं देखा ना बेसिकली। अच्छा, वहाँ पे पेट वहाँ नहीं, वहाँ और बदतमीजी खाकर फिर आकर हमारे वहाँ और बदतमीजी से होता है, जुलझने के साथ खाते नहीं यार। और ये बेसिकली जो कहना ये चाह रहे हैं जस्ट टू बट इन, लेकिन यही है कि मतलब हमारे लिए अज़ादारी वगैरह की अगर बात है ना, तो मतलब लाइक वो सिर्फ एक अकीदे वाली एक चीज़ नहीं रही है। सॉरी मैं आप लोग काट रहा हूँ, बट फॉर आवर जनरल ऑडियंस ये जब भी लफ्ज़ इस्तेमाल हो बता भी दें अज़ादारी क्या होती है। अज़ादारी के लफ्ज़ी माने आप शुरू करें। सो अज़ा जो है, मतलब अज़ा तो उसको कहा जाता है कि मतलब गम को और रोने धोने को बेसिकली कहा जाता है, अगर बिल्कुल लेमैन टर्म्स में कहा जाए। सो अज़ादारी इज़ बेसिकली दैट इंटायर कल्चर जो कि मुहर्रम के लिए तो मखसूस हो चुका है। अज़ादारी जनरली मतलब ये है कि गम किसी के लिए भी मनाना, लेकिन अज़ादारी पर्टिकुलरली जो हो चुकी है। तो अब जो मुहर्रम का टाइम आता है जिस तरह, तो कि फिर चाँद मुहर्रम का नज़र आया है, फिर जोश पर अब्रे चश्मे तर आया है, हैं औज पर नसीब अज़ादारों के, फ़र्जंदे रसूल उनके घर आया है। तो अब वो ये है कि मतलब ये जो हमारे लिए होता है कि शोर आपको ये नज़र आता है कि भाई शिया रो रहे हैं, शिया पीट रहे हैं, गम मना रहे हैं, लेकिन ये जो गम है ना, ये हमारे रगों में इतना मतलब बैठा हुआ है, इतना बड़ा पार्ट है हमारी लाइफ का कि अज़ादारी के वो जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जिस तरह इन्होंने बताया कि भाई मतलब उसमें खिदमत वाले भी एस्पेक्ट आता है, वॉलंटियरिंग है, तो वॉलंटियरिंग भी मतलब एक वो जो काम भी आप कर रहे हैं वो एक सर्विस के ही तौर पे कर रहे हैं, तो वो सर्विस का जो पूरा पैराया है, पूरा जो पैरामीटर है वो अज़ादारी कहलाता है। तो उसमें आपकी सोज़खानी भी आ जाएगी, जो कि मैं करता हूँ, मजलिस पढ़ने का भी है, स्कॉलरली वर्क भी है, उसके बाद फिर मातमी होने का भी है, एंड देन उसके बाद फिर यही मतलब लंगर लगाना, लंगर खाना, लोगों को सर्व करना, ये जितनी भी चीज़ें वो सारी उसके लिए जो एक सिंगल टर्म है वो अज़ादारी बेसिकली कहलाती है। सो अज़ादारी के हिसाब से मतलब वही है कि बिकॉज ये एक ट्रेडिशन है जो हज़ारों साल से चलता चला आ रहा है, और इसके ओरिजिन्स भी मतलब उस पर हमने अकीदों के बारे में भी थोड़ी सी बात की थी, उस पर और प्रॉब्ली हम डिस्कस करेंगे अभी। लेकिन ये जो अज़ादारी चलती चली आ रही है, इसमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, लिहाज किया जाता है, किस तरीके से ये ओवर टाइम चेंज हुई हैं चीज़ें, ये हम लोगों ने अपने सामने होते हुए देखी हैं। यू नो कि जिस तरीके से मतलब वो है कि मीडिया का आपने एवोल्यूशन देखा है, आपने लैंग्वेज का एवोल्यूशन देखा है, हर चीज़ का एवोल्यूशन है। तो ये अज़ादारी भी इन इटसेल्फ एक पूरा इकोसिस्टम है जो कि एवोल्यूशन के कई स्टेजेस से गुजरा है। बहुत सारी हैं जो हमें पसंद आती हैं, नहीं पसंद आती, लेकिन अगेन किस तरीके से हुआ है तो वो है मतलब एक बड़ी एक रिच कॉन्वर्सेशन उसके बारे में हो सकती है। इसमें जितनी चीज़ें हम तस्करा कर रहे हैं कि जी हम सर्विस करते हैं, ये करते हैं, ऐसे होता है वैसे होता है, ये सारी चीज़ों की निस्बत जो है वो ये है कि जो चीज़ें जो खानवादा रसूल के साथ जो हुई, जितने इंसिडेंट हुए, जितनी चीज़ें हुई, उसकी याद में, उसकी कमेमोरेशन में हम उसको वो करते हैं कि यार अगर हम होते शायद तो इस तरह हम अपना नजराना अकीदत पेश करते, या हम उसके मदावा तो नहीं कर सकते जो कुछ हुआ, लेकिन हम बाकी इंसानियत की खिदमत करके और उनको बता के जब आप देखेंगे कि कुमैल कहीं पे अच्छा काम करते हैं, सब करते हैं, एक नॉर्मल शहरी हैं, कोई नहीं देखेगा ये। और 10 मुहर्रम वाले दिन आप देखेंगे कि कुछ और कर रहे हैं, अदर देन द यूजुअल जो आप देखते आए हैं, वो पूरा साल कुछ और है, और 10 मुहर्रम ये 10 दिनों में कुमैल साहब आपने देखा जी कहीं पे नुमाइश पर शीर माले बांट रहे हैं या खा रहे हैं या वॉट एवर। तो आप पूछेंगे ना भाई क्या हुआ ऐसा इन 10 दिनों में, क्या ख़ास बात है, तो ये बताएंगे कि जी ऐसे ऐसे हुआ था ये, और पूरा किस्सा वो आगे बढ़ाएंगे आपको या किसी को भी। तो ये इसका मकसद है कि आप सवाल उठाया जाए,
जो जो चीज़ें हम करते हैं एक्ट्स, हम ये चाहते हैं आखिर में कि हमसे सवाल किया जाए कि ये आप क्यों कर रहे हैं, क्या वजह क्या है इसकी निस्बत क्या है, तो हम बताएं कि फिर इस चीज़ की ये निस्बत है, इस चीज़ की ये निस्बत है। खाना हम इसलिए खिलाया जाता है क्योंकि 3 दिन तक हम जो इनको इमाम मानते हैं और बाकी लोग उनको अपना कहते हैं अपना, सब कौमें कहती हैं हमारे यहाँ हुसैन वो प्यासा मारा गया। वो घराना जो रिसालत आने के 50 साल बाद आपने बकरों की तरह काट दिया, तो ऐसा क्या हुआ कि आपने उनको काटने की ज़रूरत पेश आई? साइलेंस करने के और भी बहुत तरीके होते हैं, मगर यहाँ तो अलग ही कुछ हुआ, पार हो गई। तो वो हम अपना वो बताना चाहते हैं। और इन्होंने जितना शद्दोमत से कहा कि जी मैं जैदी हूँ, जब मैंने अपना नाम बताया, वो शायद इसीलिए उन्होंने बताया कि ग्रीफ पार्टीज़ हैं हम सारे जो सादात हैं, तो वो ट्रॉमा ये अपना बताना चाह रहे हैं कि मैं भी उस ग्रीफ पार्टी का हिस्सा हूँ, मुझे भी वो करने दो। तो जो हम शोर मचाते हैं या सदाकारी करते हैं या अपना जितना भी हम नोहा मरसिया करते हैं, वो हमारा एहतजाज है, क्योंकि सालों तक वो आवाज़ को साइलेंस रखा गया, अकूबत खानों में रखा गया। तो वो एक है बताने का तरीका कि रोड पे आके जन बाज़ारों में घुमाया गया बीबियों को, सबको उन्हीं बाज़ारों में आके हम उनकी तबलीग करेंगे कि ये कौन लोग थे। ये जो हिस्ट्री का एक पहलू आप लास्ट पॉडकास्ट में भी बता रहे थे कि वो सारे सफ़ीर बुला लिए थे यजीद ने, और उनको कहा गया था कि बागियों का लश्कर आ रहा है, और फिर जब पता चला कि ये तो वो घराना है रसूल का, तो वो वाली बात है कि बताने के लिए कि ये अपने रसूल के साथ ये किया है उम्मत ने। इसमें जो सादात वाली बात है पाकिस्तान में जी अक्सर थोड़ा मजाक के ज़ुमरे में भी मैं भी बोल चुका हूँ कि यार शायद दुनिया में इतने सैयद नहीं है। जी मेरा भी मानना है। जी तो सलमान राशिद भी आए थे पॉडकास्ट में, उन्होंने बोला कि पंजाब में, तो मैं एक बंदे से पूछा कि ये केड़ा सैयद है, बोलता है नहीं ये जेन्युइन सैयद है। बोला ये जेन्युइन क्यों? तो बोला क्योंकि ये वाला मेरे सामने हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, और हम भी इस बात को बहुत हद तक तायद करते हैं कि ये, बट जो आप बातें कर रहे हैं इट डजंट मैटर ना, अगर आपकी जीनियोलॉजी नहीं भी ट्रेस नहीं होती, बट अगर आप मुसलमान हैं, आप अकीदे पे हैं, तो आप सॉर्ट ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली से हैं, तो वो दैट मे बी मैटर्स अ लॉट मोर देन एक्चुअल आपका डीएनए क्या है। ये चीज़ बहुत, आपकी जो निस्बत है, मैं वही बात कर रहा था, वो किसी की भी निस्बत हो सकती है। वो लखनऊ में उस बूढ़ी हिंदू की भी निस्बत हो सकती है जिसके नाम से जुलूस शुरू हुआ है लखनऊ में। मैं इसके दूसरे पहलू पे यही आ रहा था, वो तो जो आदमी अपनी निस्बत बना ले। ये हमेशा कहा जाता है, आजकल बड़ी वीडियोस आती हैं, मैं ये बात स्पेशली करना भी चाह रहा था कि जी ख्वाजा सिरे मजलिस कर रहे हैं तो उनकी सोशल मीडिया पे बड़ी वीडियोस आती हैं, और कौन सी मंडी है लाहौर में, वहाँ की अज़ादारी की बड़ी वीडियोस आती हैं कि जी ये तवाइफ तबका जो है ये अज़ादारी कर रहा है। वो सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, बट वो ख्वाजा सिरा की भी पाकिस्तान में इंडिजिनस बहुत सालों की तारीख है, मैं उसी जी और शाही मोहल्ले की भी बहुत सालों बहुत साल, मैं ये आज कल का मामला नहीं है, मैं उसी बनने से शुरू है, ये उससे भी बल्कि पहले का है, बादशाहों के ज़माने का है। लेकिन क्लेम क्या है? क्लेम ये है कि हुसैन रब का, हुसैन सबका। जिस दर ने उनको वो तबका आते हैं जिनको हर कोई धुतकारता है, लेकिन अज़ा खाने में इनको आने से कोई नहीं धुतकारेगा। अगर वो आके कहेगा कि मैं भूखा हूँ, किसी तारीख में अज़ा खाने में आए, किसी मस्जिद में आए, किसी इमाम बारगाह में आए, तो उनको कोई धुतकारेगा नहीं। और सिर्फ एडिंग टू व्हाट यू आर सेइंग, सिर्फ धुतकारने वाली बात नहीं है। मतलब वही है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी ये तो अपनी नज़रों से हमने देखा है कि आप किसी जुलूस वगैरह में अगर एंटर हो रहे हैं, अब तो मतलब ये ऐसे हालात हो गए ना कि हर किसी की चेकिंग हो रही है और पता नहीं क्या क्या है। लेकिन वो ये वाला मसला भी नहीं होता कि अगर कोई ख्वाजा सरा मिसाल के तौर पे मर्दों की लाइन में लगा या औरतों की लाइन में लगा, कोई ये नहीं बोलता कि तुम यहाँ जाओ या तुम वहाँ जाओ या तुम्हारे लिए अलग वो चीज़ होगी। तो एक जो ये एक्सेप्टेंस है ना, वो ये इमाम हुसैन के ही नाम पे है। तो उसमें बेसिकली ये है कि मतलब लाइक एक ऐसा इकोसिस्टम जो आज़ादारी का मैं कहता हूँ ना, उसमें यही है कि मतलब लाइक ये जब कहा जाता है कि हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, तो आपको अगर मिसाल के तौर पर कोई सवालात हैं आज़ादारी के बारे में, तो कोई आपको रोक नहीं रहा, कोई आपको मना नहीं कर रहा कि आप ना आएँ, या ऐसा नहीं है कि कोई देखेगा कि अरे ये तो सुन्नी है, इसको शीरमाल नहीं देना। तो मतलब ये दैट काइंड ऑफ अ थिंग डजंट एग्जिस्ट एट ऑल। मुझे आपने नहीं दिया था, आप सुन्नी नहीं हो ना, आप थोड़ा ज़्यादा उससे इसमें जिस तरह अगर हम देखें मस्जिदों में कहा जाता है सफ़ेद दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन बाहर जाओ तो गाड़ियाँ रोड पे खड़ी हैं, कोई दुरुस्त में नहीं है, चप्पलें भी उनकी कहीं इधर उधर। आप जो बातें कह रहे हैं 100% आई एग्री, आई हैव सीन इट माई सेल्फ कि इवन जो हमारी हिंदू कम्युनिटी है वो हर साल मजलिस में ऐसे पार्टिसिपेट, जैसे वो शिया ही हैं, बिल्कुल। तो आप लोगों से भी पूछें तो देर लाइक यार ये दिस वन ऑफ द ओनली कॉन्ग्रीगेशंस प्रोसेशंस इन पाकिस्तान जहाँ आपको नहीं पता चलता कि सामने अकील करीम डैडी है और सामने एक होमलेस इंसान है, सामने वो इक्वली चल रहे होते हैं। बट डू यू फील कि ये फिर लोगों के अंदर उससे बाहर जाके बाकी साल बिहेवियर में इतना नहीं नज़र आता?
सर बिहेवियर तो किसी और वजह से हम लोगों का इस तरह है, जो सोसाइटी जिसकी भूख है, जिसका काम है, जिसकी नीड है, वो तो हम पूरी प्राइमरीली नहीं कर रहे ना, तो वो आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि 10 दिन में किसी के भी कुछ करने से पूरा हो जाएगा। हम तो वो फटे हुए पैराशूट पे उंगलियां रखने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पूरा पैराशूट ही चेंज किया जाए ताकि हमारा जो फ्लाइट है वो ऊपर की तरफ जाए। तो मेरे हिसाब से तो पैराशूट विद इन जो हमारी स्टेट है, ये सारे उसके करने के काम है। बट बड़ा आसान है ना कि अगर आपको उस 10 दिन ख्वाजा सरा इंसान लग रहा है तो बाकी पूरे नहीं, साल हमें तो पूरे साल भी लगता है इसी वजह से। हमें तो नहीं होता, हमें तो बिल्कुल नहीं है। मेरे तो जनरल पाकिस्तानी सोसाइटी वो बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ वो उसमें देखें एक शो ऑफ पावर भी है ना, गरीब रिलेट कर पाता है। अब मैं मजलिसों में जाता हूँ, मैं देखता हूँ लोग थके हुए हैं, हारे हुए हैं, कुछ सो भी रहे होते हैं बेचारे, 3-3 दिन के बैठे हुए, उस तबके की बात कर रहा हूँ। लेकिन नारा लगता है तो आंखें खोल के सब अली अपना वो करते हैं। तो मैं कहता हूँ देखो रिलेट कर पा रहा है अपने आप को, अपनी पावर, अपना पावर शिफ्ट बता पा रहा है कि मेरा जो वजन है वो इस पलड़े में ये है। तो वो सारी कम्युनिटीज़ अपना पावर शिफ्ट दिखाती हैं कि हम इस पलड़े में, हम हक के साथ हैं। जो अल्टीमेट वो हो सकता था किसी के साथ, जो हम मजलूम कहते हैं इमाम हुसैन को, लास्ट पॉडकास्ट में कह रहे थे कि अब मैं नहीं समझता, लेकिन वो उस कॉन्टेक्स्ट में मजलूमियत वाला नहीं है। वो ये मजलूमियत है कि जो आदमी सरदार जन्नत का कहलाया गया जिसके लिए, और वो आखिर में ऐसे जंगल बेआबान में उसको काट दिया गया कि वो इज़ लाइक नोबडी, तो वो मजलूमियत वाला पहलू है। तो जितने मजलूम हैं वो रिलेट कर लेते हैं। और अब आप मसाइब में सुने हज़रत अली अकबर के, हज़रत अली असगर के, जनाब अब्बास के जो हम मसाइब सुनाते हैं, वो उसमें एक फैमिली एलिमेंट भी तो है कि चचा आपने क्या कहा या भतीजे की, और वो सारी कन्वर्सेशन, तो वो सारे हम फैमिली नेट कम्युनिटी हैं, वो रिलेट कर लेते हैं लोग। किसी का 6 महीने का बच्चा है, बस जिक्र सुना उसने तो उसको पहला ख्याल आया यार ये भी तो बच्चा है मेरी गोद में, तो वो एक रिलेशन इस तरह भी बनती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई थिंक जो सोशल एस्पेक्ट वाली जो बात है ना, एक थोड़ी सी चीज़ ये कि मतलब लाइक व्हेन यू टॉक अबाउट रिलीजन स्पेसिफिकली, मतलब मिसाल के तौर पे आप जब इस्लाम की बात करते हैं तो इस्लाम में देयर आर सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड कोड्स जो आपको पर्टिकुलरली फॉलो करने, जो कि यहाँ पे भी ऑफ कोर्स अप्लाई होते हैं। एंड दिस इज़ जस्ट सपोज टू बी अ प्लेटफॉर्म जो उसको भी फर्दर प्रोपेगेट करे। मजलिस होती है जिस तरह, तो मजलिस में इन सारी चीज़ों के बारे में बात ही होती है, राइट। अब इसमें कोई एग्ज़ाम का या असेसमेंट का तो कोई तरीका पर्टिकुलरली है नहीं ना कि यार मैंने तुम्हें सिखाया था कि तुम झूठ ना बोलो। अब झूठ ना बोलने का ओनस तो आपके ऊपर है ना। मैं तो बात ही कर सकता हूँ कि यार मत बोलो क्योंकि इस वजह से गलत है, क्योंकि इस वजह से गलत है, या ऐसे ऐसे सच बोलने वाले लोग जो हैं उनकी क्या क्या मिसालें आपके सामने मौजूद हैं। और ये है कि एटलीस्ट पूरे साल नहीं तो कम से कम अगर 10 दिन के लिए भी लोग अपना रवैया अगर बदल लेते हैं और जेन्युइनली बदलते हैं, और 10 दिन के लिए भी ना हो तो चलो, मतलब वो जो क्या कहना चाहिए, वो जो लोकेशन है कि जहाँ पे जुलूस हो रहा है और वो सब है, आई थिंक उसमें से एक कुछ मतलब एक पॉजिटिव चीज़ कम से कम हो तो रही है ना। दैट्स द थिंग कि मतलब यहाँ पे तो मैंने ये भी हमने होते हुए देखा है कि मसाजिद में जो अल्लाह का घर है, विच शुड बी अ प्लेस जहाँ पे पीस होना चाहिए, जहाँ पे सब लोग वेलकम होने चाहिए, वहाँ पे लोगों को धुतकार के निकाला जाता है, सिर्फ उनके जेंडर की बेसिस पे भी नहीं। ये जो पैसे वाली बात है जिस तरह, मतलब आजकल जो हर रोज़ मदरसे की वीडियोस आ रही होती है, सामने कुरान पढ़ा होता है, आप कुरान पढ़ रहे होते हो, तो जो इंसान नहीं चाहता, जिसको तो आप सूरज की रोशनी में भी डाल दो, वो अंधेरे में रहेगा। और ऐसा नहीं है कि अच्छा ऐसा नहीं है कि मतलब शिया ही सारे दूध के धुले, मतलब वी आर नॉट हियर टू फाइट द मुकदमा ऑफ शियत। अभी हम आते हुए यही बात कर रहे थे। बात ये है कि मतलब उसमें भी नजर आता है, सुन रहा होगा बोलेगा दूध से नहाते हैं, ये भी एक कस्टम। नहीं, दूध में तो पेशाब मिलाते नहीं, क्या हुआ करते हैं यार, हमने सुना है, थोड़ी था, हमने सुना है यार। अब शहजाद के लिए इतना कुछ लेके आए हैं, सब वापस लेके जाना पड़ेगा। इसमें तुमने तो नहीं थूका था ना? जो भी दे ये लोग पीना नहीं, सिगरेट भी नहीं। तो उसमें अच्छा उसमें भी है कि मतलब लाइक जैसे शियों में भी अक्सर अब ये होने लगा है कमर्शलाइजेशन, और आई गेस वो दुनिया ही पूरी कमोडिटाइजेशन की तरफ इतनी जा चुकी है कि इतनी बिग वर्ड कमिंग फ्रॉम मी, राइट। सो तो मुंह पे वो एक्सप्रेशन था, एनीवे। सो लेकिन ये है कि मतलब लाइक कमोडिटाइज इतनी ज़्यादा हो गई हैं चीज़ें, अज़ादारी में भी ये चीज़ें होती जा रही हैं। अक्सर होता है जिस तरह के भाई वो बिरयानी की मजलिस में चल रहे हो, हलीम की मजलिस में चल रहे हो, या फलाने की मजलिस में, अबे ये किसकी मजलिस हो रही है भाई? मजलिस तो इमाम हुसैन की होती है। जुलझना का जिस तरह लास्ट टाइम मैंने पॉडकास्ट में बताया था कि मिस्टर बर्गर वालों का जुलझना होता बड़ा खूबसूरत सा, वो इतना बड़ा, ये बाय द वे मतलब इनका एनिमल ब्रीडिंग वगैरह के हवाले से भी है, तो जुलझना की वो वाली साइड भी आपको ये बता सकते हैं। जो लास्ट टाइम आप सवाल भी कर रहे थे कि ये घोड़े कहाँ से आते हैं, ये कौन से होते हैं, इनकी क्या रिवायत है, वो सारी चीज़ें, तो ये आते हैं मोना डिपो से,
मोना डिपो लाहौर में एक डिपो है पाकिस्तान आर्मी का जो घोड़े ब्रीड करता है। तो जो उनके काम के बिजनेस भी जो ये भी बिजनेस उनके हाथ में। तो जो घोड़े उनके काम के नहीं रहते या जिनकी चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं या वो खुद आगे पीछे कर देते हैं तो वो घोड़े यहाँ आ जाते हैं। आजकल तो ये रिवाज चल रहा है। बाकी मकसद इसका यही होता था कि इमाम हुसैन की सवारी जो थी वो उन्होंने जैसे बताया था कि वो लेके आई थी, उसने अपने बालों में वो लगाया था इमाम हुसैन का खून थोड़ा सा, और वो लेके गई थी बीबी ज़ैनब के पास जहाँ से उनको कंफर्मेशन मिली थी कि इमाम हुसैन शहीद हो गए। तो ये सिग्निफिकेंस है जुलजना की। तो हमारा यही होता है कि वो सवारी जिसमें रसूल खुदा और वो सारे लोग बैठे, वो उन्हीं की नस्ल की वो सवारी थी मुर्तजेज़ और वो सारा। तो उसकी एक बहुत वही निस्बत वाला चक्कर है सारा कि देख के आपको क्या याद आता है, हुसैन याद आया कि नहीं। अगर किसी को घोड़ा देख के कुछ और याद आ रहा है तो वो ना निकाले घोड़ा बिल्कुल भी। मुर्तजिज़ वगैरह वाला भी वैसे मुर्तजिज़ जो है वो जुलजना का नाम था, रसूल खुदा के जुलजना का नाम था मुर्तजिज़। तो वो उनको दिया गया था, ईरान के बादशाह ने गालिबन दिया था तोहफे में, तो उसी की ब्रीड चलती आई थी। तो वो सारा सिलसिला है, फिर वो हज़रत अली के पास रहा, फिर वो इमाम हुसैन और उनके खानवादे के पास आ गए वो नस्ल। हर साल कुछ वीडियोस वायरल हो जाती हैं जहाँ कुछ बिहेवियर घोड़े के साथ कुछ ज़्यादा ही एक्सेंट्रिक हो जाता है। तो क्या आप लोग भी उसको देखकर ये सोचते हैं कि ये तो वही मैंने कहा अगर ये नहीं है मज़हब का हिस्सा, ये इंसान थोड़ा पागल हो गया है। देखें ये वही वाली बात आ जाती है इसमें कि वैसे तो देखा जाए इसमें से कुछ भी मज़हब का हिस्सा नहीं है। हमें तो नहीं कहीं बताया गया है कि ये लिखा हुआ है कि ये आपका कोड है, आप काले कपड़े पहनेंगे, आप ये करेंगे वो करेंगे। इवन आप 100 साल पुरानी तस्वीरें निकालें अगर अज़ादारी की, जुलूस की, मैं आपको इनफैक्ट व्हाट्सएप भी कर दूंगा थ्रू कुमैल, सब ने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। ये तो काले कपड़े पहनना, ये सारी जब बाद में रेवोल्यूशन आया और बहुत सारी चीज़ें हुई, पूरे ख़त्ते में इंतहा पसंदी फैली जब, तो ये तब चीज़ों लोगों ने कहा कि अब हम यही करेंगे वो करेंगे। वो मकसद यही होता है, जैसे सॉरी मैं काले कपड़ों पे आ गया पहले घोड़े से, लेकिन वो मकसद यही होता है कि जब कश्मीर डे आता है तो हम सब काली पट्टी भी बांधते हैं। ये वही चीज़ है, ये कोई वो नहीं है। अज़ा खानों में जाके शमा रोशन करना वो यही है कि आपकी लौ हमने जला के रखी हुई है। ये सारी ये समझे कल्चरल चीज़ें हैं। ये हमने इधर उधर से कहीं से कोई बूढ़ी अम्मा कुछ करती थी तो वो रिवायत बन गई, किसी की मन्नत पूरी हो गई तो वो सब ने मन्नत माननी शुरू कर दी। तो ये सारी वो कल्चरल चीज़ें हैं, ये तो हम क्लेम भी नहीं करते कि ये मज़हब का हिस्सा है। एंड इट्स अ लॉट ऑफ सिंबॉलिज्म ना, सिंबॉलिक चीज़ें कि आप उस पर अगर मिसाल के तौर पे एक चीज़ है, जिस तरह जो लोगों के पास इस्तिताअत होती है रमज़ान के महीने में प्रेफर करते हैं उम्रे पे जाने का। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि रमज़ान के महीने में ही उम्रा करना चाहिए, या ये कि उम्रा अगर है तो मतलब वो रमज़ान से ही एसोसिएटेड चीज़ है, ऐसी नहीं है। मतलब एक ज़ियारत है, वो आप कभी भी कर सकते हैं। रमज़ान में अगर आप करेंगे तो ज़्यादा फजीलत भी है, उसकी फजीलत इवन अगर ना भी हो आपको, लेकिन ये है कि अच्छा भाई ठीक है, ये एक पर्टिकुलर महीना है जिसमें मैं अपने बिलीव्स वगैरह को मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से फॉलो कर रहा हूँ, तो उसको अगर एक स्टेप आगे लेके चला जाऊँ तो जुलजना का कस्टम इज़ कि बस एक घोड़ा होता है एंड यू यूजुअली पिक लाइक अच्छा एक घोड़ा लिया जाता है। अब इसमें ये भी वो बस मार्च का हिस्सा होता है, वो प्रोसेशन का हिस्सा होता है। उसके अलावा जो कुछ वीडियोस नहीं वो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इसमें ये मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा, जैसे वो घोड़ा लिया जाता है तो उसकी कोशिश ये होती है कि बड़ी अच्छी नस्ल का हो, आला नस्ल का हो, अरबी हो। वैसे तो आजकल अरबी ये पहले हुआ करते थे हमारे बचपन में, अब वो भी यूरोपियन हो गए घोड़े इतने बड़े बड़े। और वो हम कहते हैं ये तो वहाँ करबला की गर्मी में तो ये घोड़ा हो ही नहीं सकता, इतने बाल हैं इसके। वहाँ तो दूसरी नस्ल के घोड़े होने चाहिए। मगर वो शौक़ लोगों का और सोशल मीडिया की कंजम्पशन ऐसी है कि वो घोड़े भी बड़े हो रहे हैं, हमारे कुर्बानी के जानवर भी हमारे बड़े हो रहे हैं। तो ये सारा उसका पार्ट है कि इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, वो नस्लें ही हमने हाइब्रिड कर ली हैं। सारा प्रॉब्लम ही हाइब्रिड है नस्लों का तो बस वो आपने यू हिट द नेल इन द कॉफिन। उसके बाद वो घोड़े की कुर्बानी कुछ नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको बहुत अच्छी तरह रखा जाता है, उसको मुरब्बे खिलाए जाते हैं, मुझसे अच्छी खुराक उसकी होती है। आप हम सबसे अच्छी उसकी खुराक होती है, और उसकी उस पर कोई सवारी नहीं कर सकता जैसा उन्होंने कहा। और उसकी जो बच्चियां हैं घर की या जो छोटी लड़कियां हैं वो उसकी चोटियां बनाती हैं, उसको तैयार करती हैं, उसको कंगा करती हैं। एक पूरा कस्टम है उसको पालने का, रखने का। उसको टेंशन फ्री रखा जाता है, हर वक्त लोगों से उसको सोशलाइज कराया जाता है ताकि वो कोई जुलूस में, ज़ाहिर है अगर घोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो वो जुलूस तो नहीं रहेगा, वो कुछ और ही बन जाएगा। तो वो उसको इस तरह पूरे साल ट्रेन किया जाता है। तो वो ये इसकी एक रिवायत है। और वो जब इंतकाल हो जाता है, बिल्कुल ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, जब वो घोड़ा अपनी उम्र को जी के अल्लाह को प्यारा हो जाता है या उसका इंतकाल हो जाता है, तब उसको ज़रूर एक फ्यूनरल ज़रूर दिया जाता है कि उसको बड़े से खड्डे में खोद के और बड़े तमीज़ से एहतराम से दफनाते हम ज़रूर हैं। लेकिन उसका कोई ताल्लुक़
उससे नहीं है कि ये अल्लाह और वो सारी चीज़ों से, उसका ताल्लुक उसकी रिस्पेक्ट से है कि उसने इतने साल हमारी खिदमत की, हमारे साथ रहा और हमने इसको निस्बत दी कि इमाम हुसैन की सवारी है ये। तो जाहिर है जब वो चला गया तो हम उसको इज्जत से ही वो करेंगे। तो वो तो लोग अपने पेट्स भी दफन जी करते जी हैं, जी उसमें तो कोई जी जी मना नहीं है कि नहीं, इसका रिलीजन से ज़्यादा निस्बत का ताल्लुक है कि एक चीज़ हमने इमाम हुसैन के नाम की अगर अपने पास रखी हुई है और वो उसने अपनी अबदी ज़िंदगी जी ली, तो वो उसको हम अच्छे से प्रोटोकॉल के साथ दफन कर दें। इसमें शुरू में जो आप बात कर रहे थे, कुमैल ने आई थिंक कुछ सजेस्ट किया था कि आपकी जिस तरह फैमिली में डेथ हो जाए, यू नो लाइक इवन एज चिल्ड्रन, आपकी लिटरल फैमिली में भी डेथ हो जाए तो आपको हिट नहीं करता, मतलब कि अगर आप बहुत ही छोटे हो, जी जी आपकी दादी नानी जी आप जी अपने शोगल मूड में ही रहते जी हो, जी आपको जी डेथ का मीनिंग क्या है वो ही नहीं समझ में आता। तो आप लोगों को किस उम्र में एक थोड़ी कुछ सुनना तो आपने पहले से शुरू कर जी दिया जी होगा जी जब आपको डेथ पता भी नहीं, नहीं जी तो आपको किस उम्र में लगता है कि यार ये थोड़ा हिट होना शुरू हुआ और वहाँ से फिर ये अब ऐसी फीलिंग बन गई है कि जैसे हमारी एक्चुअल फैमिली में ही डेथ हुई हो जी। और वही फीलिंग हर साल आती है? देखिए हम अपना इस तरह बताएंगे, 13वां साल था, 6ठा महीना था और 25 आलू गोश्त पका ये था। वीडियो जो है ना ये यहाँ से काट देना ताकि ऐसा लगे कि मैंने और serious, कुमैल serious जाफरी बात। ने सिर्फ बॉस पॉडकास्ट मेरे रेफरेंस आएंगे। तो ठीक है यार यानी इसका मतलब यही है कि आपकी मेरी अच्छी दोस्ती हो जाएगी, इसको कटा देंगे क्योंकि कुमैल के साथ यही नजर होता आ है। रहा है मुझे, आप देख भी नहीं रहे हो मेरी तरफ। कुमैल के साथ यही होता शैलों है, पे एक और पॉडकास्ट कुमैल के साथ अब यही होता है। अब दो टोकन शिया फ्रेंड हो गया। कुमैल जब लोगों को मिलवाता है वो दोस्ती कर लेते हैं और फिर कुमैल पिक्चर से बाहर होता है। हाँ मैं यहाँ नजर नहीं आ रहा है। अबे नहीं यार, रेमी टेंशन ले रहा है, टीपी है, तुम्हारी नौकरी थोड़ी है कि निकाल दूंगा। लेट्स नॉट गो देयर, Okay. डार्क होता जा रहा है। यार ये किसी बहुत- और चीज पे गिरिया शुरू हो जाएगा। ये बहुत एक अच्छा सवाल था वैसे, पता नहीं यार, कुमैल सवाल ने- बिल्कुल जवाब आ रहा कुमैल ने- है। तो आपने शुरू किया ना बदतमीजी नहीं यार। आपने नहीं आपने बोला वो कार्ड तो आप- 13वां साल था वो। नहीं मैंने किया, आई एग्री। नहीं यार सो इसमें बेसिकली है तो यही कि मतलब बचपन से ही चल रहा होता है। अभी मेरे घर पे मतलब मेरी 3 प्यारी प्यारी भांजी हैं बेचारी, मतलब लाइक मैक्सिमम एज 1 साल होगी, 6 महीने के फ़र्क से हैं। तो अभी मतलब ये है कि घर पे मजालिस वगैरह हो रही होती हैं, तो इवन दैट छोटा बच्चा उसको भी होता है मातम करके दिखाओ, तो वो मतलब उसको मातम क्या होती है चीज़ वो पहले से उसको पता होती है। मतलब लाइक वो इतना ज़्यादा पार्ट हो जाता है। सही कह रहे हो कि मतलब लाइक एक सर्टन पॉइंट है जब आप मैच्योरिटी हिट करना शुरू करते हैं तो यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग थिंग्स। और ज़ाहिर मजालिस वगैरह में आप जा भी रहे होते हैं तो मजालिस अब तो खैर मतलब एक अलग ही किस्म की शक्ल हो चुकी है, लेकिन मजालिस में भी हमेशा से ये रहा है कि भाई क्वेश्चन आप करते रहें। तो बाय द टाइम आइड से कि मतलब लाइक यही तकरीबन आप जब बालिग होना शुरू होते हैं या जब आप क्लास के हिसाब से अगर बात की जाए तो आई गेस 7th 8th ग्रेड के अराउंड होता है कि मतलब जहाँ पे आप क्वेश्चन भी करना थोड़ा सा शुरू करते हैं, यू ऑल्सो स्टार्ट गेटिंग सीरियस अबाउट दोस थिंग्स। देखिए इसको इस तरह भी बताएंगे जैसे हम बचपन में ईद मनाते हैं और चीज़ें करते हैं, बाकी हमारे त्यौहार होते हैं और कल्चरल त्यौहार बड़े कल्चर्स के होते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह होता है कि हम अपनी अम्मा के साथ गए मजलिस में, हाथों में डिंकियाँ लेके गए, अम्मा मजलिस सुन रही हैं या सोशलाइजिंग कर रही हैं जो भी अपना, और हम अपने खेल में लगे हैं, हमें नहीं पता कि हमारे इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है। फिर होते होते एक दिन हमें कहा जाता है कि जी अब आप दादा के साथ जाएं मजलिस में, आप 7 साल के 8 साल के जो भी 6 साल के हो गए, दादा के अब्बू के मर्दों के साथ आप जाना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे स्पेक्ट्रम बड़ा चेंज हम देखते हैं। वहाँ पे हमें ट्रीट भी एज एन एडल्ट किया जाता है कि इधर शराफत से आप बैठे हैं और इसको आप सुने, ये कुछ कह रहे हैं और जितना आपने कैच किया है सिग्नल में वो मजलिस के बाद हम आपसे सुनेंगे। तो अब ज़ाहिर है पूरे घंटे का लेक्चर वो होता है, उसमें मुख्तलिफ जावियों पे मुख्तलिफ तरीक़ों पे बात होती है, लेकिन एक छोटी उम्र का बच्चा वो एक बात या 2 बात पकड़ लेता है कि जी मौलवी साहब ने या जाकिर ने ये बात की थी तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये क्यों बोला, या हमने तो ये सुना है कि ऐसे नहीं होता तो मौलवी साहब ने ये कहा है। तो वहाँ से सवाल शुरू होते हैं। तो वहाँ से फिर हमारे बड़े हमें बताना शुरू करते हैं, जिस चीज़ का सवाल नहीं होता तो हमें ये कहा जाता है कि अगली मजलिस में आप ये पर्चे में लिख लीजिएगा और मौलवी साहब को ये किसी तरह दे दीजिएगा, वो उससे अगले साल या उसी अशरे में वो आपकी बात का जवाब देने की कोशिश बिल्कुल करेंगे। तो वो हमारा लिंक, सॉरी बात में आपकी वो हो रही है, तो वो हमारा लिंक उस जाकिर से या उस मजलिस से इस तरह बनाया जाता है कि आपको अगर ऐसा कोई सवाल है तो आप उनसे डायरेक्ट पूछें। तो इस जुस्तजू में हम सारे ये करते थे कि अब हमारा सवाल भी ऐसा होना चाहिए कि जिसका जवाब अम्मी नानी इन लोगों के पास ना हो, वो एक बड़े स्केल का सवाल हो, एक मसला हो प्रॉपर। तो हम फिर उसकी जुस्तजू में भी लग जाते हैं। जिनको नहीं लगना होता वो नहीं भी लगता, ऐसा कोई किताबी वो नहीं है फार्मूला कि सब यही कर रहे हैं।
बाकी ऑलरेडी एंड में माइक मैं छीनना बोलता चाह हूँ, मैं सबसे माइक बेहतर छीनना चाह रहा हूँ। तुम मेरे दोस्त हो, समझे, मुझे बोलने दो। नहीं, लेकिन ये जो पर्टिकुलरली बात है ना कि मतलब लाइक बिकॉज एक इंटेलेक्चुअली आप शुरू से ही मतलब आप उस माहौल में होते हैं जहाँ पे इंटेलेक्चुअली आप थोड़ा सा झंझोड़े जा रहे हैं। घर में भी सवाल पूछने की गुंजाइश होती है। जैसे मैं एक दफ़ा मुझे याद है, मैं मस्ट बीन 13 ईयर्स ओल्ड में भी, और घर पे बस वो एक गिटार पड़ा था, उससे मैं ऐसे ही खेल रहा था और अम्मा सामने से आई। मैंने बोला यार मुझे एक बात बताएं, हाउ डू वी नो वी आर करेक्ट? वो हैं किस चीज़ में? मैं कहा मतलब हमारे बिलीव्स वगैरह जो है उसमें हाउ डू वी नो दैट वी आर करेक्ट? अब ये है कि अक्सर जगहों पे जब आप ये सवाल किया करते हैं तो उसमें होता है कि हाँ हम सही हैं, दफ़ा दो चंबे लगा रहे बेटा अपने गिटार में। तो ऐसा नहीं है। माई मदर सैट विद मी और उन्होंने बताया कि भाई मतलब हमारी जितनी भी रिवायात वगैरह आती हैं मिसाल के तौर पे, तो हमारी जितनी भी रिवायात हैं वो अइम्मा के ही थ्रू आती हैं। दूसरे ये कि मजालिस में जो डिस्कशंस वगैरह हुआ करते हैं, क्योंकि मजालिस जो है ना वो पर्टिकुलरली हमारे लिए नहीं है, वो एक्चुअली मतलब ये है कि सब लोग सुने और सुनना चाहिए भी। इंटेलेक्चुअल बात है वो, तो ये तो मौला अली का भी कॉल है कि ये मत देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है, राइट। तो वो है कि ये इंटेलेक्चुअल बातें आप जब मतलब ये अब मैंने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने ये भी बताया कि मजालिस में जो रेफरेंसेस दिए जाते हैं ना, वो रेफरेंसेस यूजुअली सिहाई सित्ता से होते हैं। सही बुखारी के रेफरेंसेस आपको मिलेंगे, सही मुस्लिम के रेफरेंसेस आपको मिलेंगे, अपार्ट फ्रॉम दोज पर्टिकुलर थिंग्स जो स्पेसिफिकली शिया ट्रेडिशन या शिया बिलीफ वाली चीज़ें होती हैं, उसमें ज़ाहिर है प्रेफरेंस ज़ाहिर है यही होती है कि मौला अली के रेफरेंस से बात की जाए, इमाम जाफ़र सादिक के रेफरेंस से बहुत ज़्यादा जो फ़िक़ा है, इसी वजह से फ़िक़ा जाफरिया कहलाता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ इट केम फ्राम इमाम जाफ़र सादिक, जो एक इमाम थे जिनको इतना लीवे थोड़ा सा मिला था कि वो ये सब काम कर सके थे, वरना अदरवाइज तो ये था कि मतलब कहीं पे भी बोलने की इजाज़त नहीं दी गई थी, सर्वाइवल की जंग थी। सो उस तरीके से है कि अब जो रेफरेंसेस होते हैं वो सही बुखारी और मतलब जो सुन्नी सोर्सेज से अगर बताया जाए क्रेडिबल समझे भी जाते हैं। और वो यही अम्मा का भी यही बेसिकली जवाब था कि भाई देखो ना कि मतलब इट्स गुड दैट यूर क्वेश्चनिंग, और ये कोई क्लेम नहीं कर रहा कि 100% हम सही हैं या 100% कोई दूसरा गलत है। दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि आप जब सवाल आता है उस सवाल का क्वेश्चन आप आंसर आप सीख तो करें ना। अभी जिस तरह मतलब लाइक ये अभी जो पॉडकास्ट वाला पोस्ट है मिसाल के तौर पे, उस पर जो आपने क्वेश्चंस मुझे सेंड किए, उसमें से मोस्ट क्वेश्चंस वही थे जिनके जवाब मैं पिछली 2 पॉडकास्ट में दे चुका हूँ, बट वही सवाल। अब जो जुम्मे के खुतबे में इंडोक्ट्रिनेट किया जाए या कोई किसी बैठक में बताई जाए बात, तो वो बच्चा फिर बेचारा वो माउथ पीस होते हैं, वो असल में वो सवाल नहीं होते किसी के दिमाग से, वो माउथ पीस होते हैं। वो मुझसे भी बहुत लोग ये भी पूछते थे कि आप पॉडकास्ट में क्या बात करेंगे। मैंने कहा यार वही बातें करनी है कि बच्चे का गोश्त क्यों डालते हैं और थूकते क्यों हैं और नाचते क्यों हैं और ये और वो, तो ये जवाबात तो हम सब दे सकते हैं। तो इसके लिए तो किसी तैयारी की या मेरी ज़रूरत भी नहीं है, वो तो कहीं से भी मिल जाएंगे, ये दे देंगे, कोई भी बात कर लेगा। लेकिन अगर कोई इससे बढ़ के बात करनी है कि जी मजलिस का स्ट्रक्चर इस तरह क्यों है, मरसिया क्या चीज़ है, खिताबत क्या है, मिंबर क्या है, उसमें आपका लिबास, आपका खाना पीना, उठना बैठना, आपका डेकोरम किस तरह का होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो हमने बिल्कुल मिस कर दिया पॉइंट, जो मैं सोच के आया था, ये कोई इबादत या कोई वो चीज़ नहीं है, फिक नहीं है हमारा, ये एक्सप्रेशन है, ये आर्ट है। हम एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी बात। जिस तरह आप 12,000 साल पुराने केव देखेंगे तो उसमें आपको कैसे पता चलेगा कि जानवर बसते थे या इंसान बसते थे। वही सारे ज़िंदगी होते हैं जहाँ जानवर रहता है, वही एक सोने की जगह, गर्मी की जगह, सर्दी की जगह, खाने की जगह, और वही सारे ज़िंदगी एक केव में जाएँ तो इंसान के रहने के होते हैं। सिर्फ जो चीज़ से पता चला है एंथ्रोपोलॉजिकली कि यहाँ इंसान रहते थे, वो आर्ट था कि वो केव पेंटिंग्स बनी हुई होती थी जहाँ इंसान रहते थे, और जहाँ पेंटिंग्स नहीं थी वहाँ वो अपना जानवर बांधते थे। तो इंसानियत में आप सिवाय एक्सप्रेशन के कुछ छोड़ के जा नहीं सकते। तो हुसैन हमारे ख्याल में इतने सालों का सप्रेस हुआ एक ऐसा टॉपिक है कि वो उसकी जब वो खुला है, अभी हमें जो भी मोड लगता है, जो भी मीडियम लगता है, हम उसको फिर एक्सप्रेस करते हैं अपने तरीके से, चाहे वो आर्ट हो, लिटरेचर हो, कल्चर हो, इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप आज़ादारी भी देखें तो उसमें ओरिएंटेशन है, एक्टिंग का है, जो आर्ट फॉर्म आप लाना चाहें मैं आपको बता सकता हूँ। नोहा क्या है, सिर्फ आपकी जो म्यूज़िक की रवायत है वो है, एक बीट चल रही है और एक सुर चल रहा है, तो और मौसीकी है क्या। अब मुझे यहाँ बहुत सारे लोग कहेंगे मेरे ही फिक्स है कि यार आपने तो म्यूज़िक ही बोल दिया है इसको बिल्कुल ही, लेकिन जो म्यूज़िक आप सोच रहे हैं, शीला की जवानी और मुन्नी की बदनामी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं उस म्यूज़िक की बात कर रहा हूँ कि जो सदा आप ग्रेटर बीइंग से कनेक्ट होने के लिए लगाते हैं। इसके लिए एक रुबाई है, हमारे शहीद उस्ताद बेचारे हर दफ़ा पढ़ा करते थे, हो ज़िक्र शह तो फ़िज़ा दर्दनाक कर पहले,
नवाए गम के गरेबां को चाक कर पहले, रहे ज़रा भी ना आलाइश तरब बाकी, सुरों को सोज के दरिया में पाक कर पहले। तो वो ये चीज़ है कि मतलब है तो वो म्यूज़िक ही, लेकिन उस म्यूज़िक को उन्हीं सुरों को सोज के दरिया में जब आप पाक करते हैं तब इमाम हुसैन का जिक्र बनता है। वो ऐसा नहीं है कि मतलब किसी भी उसमें जैसे और मतलब ये है कि जो एक्सप्रेशन की ही जो एब्सोल्युटली ये बात कर रहे हैं, तो एक्सप्रेशन तो किसी भी चीज़ का हो सकता है और किसी भी तरीके से हो सकता है, राइट। एक्सप्रेशन लाउड भी होता है, एक्सप्रेशन क्वाइट भी होता है। मातम है जिस तरह, तो वो 2 हाथ का कस कस के मातम भी किया जा सकता है। कुछ लोग तो ब्लेड रख के अपना खून भी बहाते हैं, ठीक है। अब ये उनका फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है, डजंट नेसेसरीली मीन कि वो सही है या गलत है या वो डेफिनेशन ऑफ शिया है, राइट। फिर एक मातम ये भी है आप खड़े होकर बस मतलब ये करते हैं या सीने पे सिर्फ हाथ रखें, ये भी मातम है। तो वो वही है कि मतलब अगर हम लोगों को बात करनी है, अब इतने डिस्टेंस पे हम बैठे हुए तो हम नॉर्मल आवाज़ में बात कर रहे हैं, या आप अगर दूर हो गए मैं आपसे चिल्ला के बात कर रहा हूँ, तो ये तो नहीं इस्टेब्लिश हो जाएगा ना कि कुमैल बदतमीज़ है या कुछ है, या ये है कि शहजाद से मेरा कोई पंगा चल रहा है इस वजह से मैं लाउडली बात कर रहा हूँ। चल रहा 20 साल हो गए यार, कैमरे पे नहीं चल रहा। एट दिस पॉइंट हम लोग भूल जाते हैं कि मतलब कभी रैंडमली में मैसेज करना हो ना, मुझे याद भी नहीं होता कि अब मेरी कुमैल से आजकल फड्डा है या नहीं है। मैं तो अभी इनकी शक्ल भी नहीं देख रहा। वो बुक अच्छी है यार, द मर्डर। अच्छा, इसमें जो आपने बात की कि यार आपने भी जब बोला कि आपकी भांजियाँ कर रही हैं, एक जो आपने भी मातम का भी आइडिया दिया, देयर इज अ सर्टेन आइडिया ऑफ मातम दैट एवरीबडी हैज, राइट। उसमें I try and not comment on other people's religious beliefs, लेकिन अगर एक न्यू बॉर्न बेबी टाइप का गोद में है, उस पर आपने तलवार का मातम कर दिया, छुरी, देखिए इस पे मातम अगर कोई और कर रहा है किसी पे, तो वो मातम नहीं, वो जुल्म है। तो वो बच्चों का जो ये वो बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। सेफ टू से ना कि ये बिल्कुल गलत है। और ये नहीं, कैसे बोला? नहीं, ये आप इवन लाउडर वॉइस से कहें। अब यही तो हम सारे मैसेजेस बताना चाह रहे हैं कि ये जो हम मातम कर रहे हैं, ये असली मेरा जिस्म मेरी मर्जी ये है। तो आप उस बच्चे को वो मर्जी दीजिए। मेरा भी एक भाई है, वो तो बिल्कुल मातम नहीं करता, शायद मैं बहुत ज़्यादा मातम करता हूँ। वो उसका एक्सप्रेस करने का तरीका कुछ और हो, में भी इमाम हुसैन से मोहब्बत, क्या पता वो 1000 लोगों को पानी पिला रहा हो, या कुछ और पैसे से या किसी और चीज़ से मैं मदद करके अपनी वो कर रहा हूँ, और मैं बेवकूफ़ लग रहा हूँ उस वक्त सड़क पे कमीज़ उतार के मातम कर रहा हूँ, स्टूपिड लग रहा हूँ मैं, क्योंकि ग्रेटर गुड तो वो मेरे भाई ने कर दिया। इंसानियत की खिदमत अगर मकसद है तो वो मातम से आप इस तरह इसको देखें ना। और ये जितनी चीज़ें डिवाइस हुई हुई हैं, आप इसका अगर हिस्ट्री में पर्सपेक्टिव में भी देखें, ये उस ज़माने की चीज़ें हैं कि जब ना टीवी था ना रेडियो था, और आपको पता चले कि जी एक गाँव है, एक कस्बा है, वहाँ पे सब लोग छुरियाँ लगा रहे हैं अपना आपको, तो आप दौड़ते हुए जाएंगे देखने के लिए और उनसे पूछेंगे भाई क्या हो गया ऐसा कि ये छुरियाँ वुरियाँ मारनी पड़ गई हैं। तो ये वो चीज़ थी। तो वो जब लोग जमा हुए बड़े बड़े कस्बों को इमाम हुसैन का सबक पहुंचा, ये बड़ा अच्छा ज़रिया एक बन गया कि जी मातम से लोग आके देखते हैं तो हम उनको इमाम हुसैन की बात बताते हैं, अपनी आओगुजारी उनके आगे पेश करते हैं। वो होते होते लेकिन अब तो मोबाइल का दौर है, हम सुबह से इतनी चीज़ें कंज्यूम कर लेते हैं कि हमें डी कंज्यूम करना पड़ता है चीज़ों को। मतलब 3-4 मजालिस अभी मैं ना जाते हुए भी मैं सुन ली मैंने, क्योंकि इतने शॉर्ट क्लिप्स, इतनी चीज़ें आई हैं, आप बैठे हुए आप देख रहे हैं कि वो आपका दिन का कोटा पूरा हो जाता है। लेकिन पहले ये वक्त नहीं था, पहले लोग इल्म सीखने के लिए और सीख करने के लिए बड़े बड़े डिस्टेंसेस तय करते थे। तो ये उसकी एक रवायत है, वो चली आ रही है। अब उसकी शक्ल ऐसी बन गई है, शियों ने भी ज़िद में नहीं छोड़ते कि जी ये तो हमारा बाप दादा सब कर रहे थे तो अब हम भी करेंगे। और कुछ आफ्टर द रेवोल्यूशन और सारे हमारे मुल्क में जितने हालात गुजरे पोस्ट 9/11, तो ये दोनों साइड ने अपनी अपनी चीज़ें बड़ी स्टॉन्चली पकड़ ली हैं। उसमें ज़रा सा नरम रवैया, बर्ड आई व्यू दोनों के लिए होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम तो उस दौर के बच्चे हैं कि जब शाम गरीबा की मजलिस PTV पे आया करती थी, तालिब जौहरी की या किसी की, तो नेक्स्ट डे हमारे सर जो कि अहले सुन्नत में से थे, 10 मुहर्रम को रोज़ा रखते थे, वो मजलिस हमसे डिस्कस करते थे। सर अजीज़ उनका नाम है, सुन रहे हो तो मेरे लिए दुआएँ करिएगा। तो हम तो वो जनरेशन थे। और फिर हमने एक ऐसी जनरेशन देखी कि मैंने स्कूल में एक दफ़ा समोसे बांटे तो कुछ बच्चे थे, मैंने लेने से इनकार कर दिया, तो वो भी मैंने दिन देखे अपने साथ। इतना हमने पोलराइजेशन को अपने सामने होते हुए देखा है। तो हम दोनों चीज़ों का किसी को हम नहीं बोल सकते कि यार तू सही था तू गलत था। उसको अपने अकीदे के हिसाब से लगा कि इनकी चीज़ नहीं खानी चाहिए, उसने मना कर दिया, कम से कम उसने मुझे गाली नहीं दी, तो मैं इसी में खुश हूँ। कुमैल को मैं रोक देता हूँ क्योंकि मुझे पता है इसके जहन में समोसों से सिर्फ बच्चों की आ रही है। बट एक ज़रा मिक्स सवाल जी क्वेश्चन का कि हमने पॉडकास्ट में बड़ी बातें कर ली कि हम लोग बड़े मजाक में कर रहे होते थे।
इसी तरह मेरा एक क्रिश्चियन दोस्त भी है, उसके साथ भी कभी कभी मजाक चल जी रहा जी होता है। हमारा भी बिल्कुल। अच्छा, तो बट इट केम टू अ पॉइंट वेयर जब पाकिस्तान में इतना क्रिश्चियन परसिक्यूशन हुआ, आपने बस्तियां जला दी, ही वाज लाइक यार यू नो आपकी मेरी दोस्ती है ये है, बट अब जो है थिंग्स हैव गॉटन रियली सीरियस। एंड आई थिंक कुमैल आपका भी, जब आपके जो उस्ताद हैं सबते, उनका जब इंतकाल हुआ था, इट्स अ रियली टफ टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। सो यू नो दीज थिंग्स जो हम सॉर्ट ऑफ मजाक में अगर कर रहे हैं, दे डू ब्रिंग अस क्लोजर टुगेदर, बिकॉज हमारे लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती कि तुम शिया हो या सुन्नी हो, थूक के दे रहे हो, तू थूक अफजा हो गया, ये ऑल के जोक बन गया है। लेकिन मुल्क के हालात जब इतने सीरियस हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं यू आर ऑल्सो लाइक अब ये भी नहीं हो सकता, बिकॉज आई एम सो इमोशनली हर्ट दैट आई कांट डिफरेंशिएट बिटवीन एन इनॉक्वस जोक and people outside who want to murder me. यार सिर्फ ये वाली बात नहीं, हम एक्चुअली कल परसों इसी चीज़ पे बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में तो ये होता है ना, धमाका हुआ, इतने लोग इतने अफराद कत्ल हो गए, कहीं पे अगर अभी मैं सुबह ही ना कोई रील आ रही थी कि किसी कॉन्सर्ट में आई थिंक कोई 5 लोग जो दब के मर गए थे, क्या हुआ था उस पर इतना केस चला और ये हुआ और फलाना हुआ, धमाका हुआ। आपको याद है एक जो ये 2010 के अराउंड का जो टाइम था कि 12 लाशें दिन की अगर मिल रही तो ये नॉर्मल बात समझी जाती थी। नन ऑफ इट वाज एड्रेस्ड कि ये पूरा मुल्क तो है ही ट्रॉमेटाइज्ड। 80,000 तो सिर्फ वो तादाद बताई जाती है जो टेररिज्म की नज़र हुए हैं लोग, द ऑफिशियल फिगर, राइट। उसके अलावा कराची की पर्टिकुलरली अगर आप बात करें, धमाके पे धमाके हो रहे हैं जनाब, जब जनाजे उठ रहे हैं, मतलब ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट कि अगर मैं एक तरफ मैं ये देख रहा हूँ कि मतलब एक तरफ आपसे मैं शिया सुन्नी जोक्स भी कर रहा हूँ, या मतलब वो क्रिश्चियन हो गया या जो भी हो गया, मजाक तो हम कर रहे हैं, लेकिन एक ना एक पॉइंट पे बिल्कुल ये एब्सोल्युटली हो जाता है। वी आर ऑल ट्रॉमेटाइज्ड, दिस एंटायर जनरेशन जिसने ये चीज़ अपने बचपन में होते हुए देखी है। इवन आप बिलीव्स के भी हिसाब से ना करें, जो 2007 में था ना वो 12 मई वाला जो हुआ था, नहीं 12 मई 2007 था। अब 2000 चल रहे थे, अब रिमेंबर दैट। अच्छा, और ये चीज़ें कोई नई नहीं है कराची में, ये हमसे पिछली जनरेशन में 90s में तो ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। बुशरा ज़ैदी का वाक़या, हाँ, वहाँ से शुरू हुई है। यू नो समटाइम आजकल मुझे कराची हेटर ये वो बोला जाता है चीज़ें, you know these kids who are 17-18 they're like इससे बुरा कराची कभी नहीं है। I'm like बुरा है, हाँ, लेकिन आपको हमारा बचपन नहीं पता। You haven't seen, वो बंद कमरे आपको, और ये उस एंगल से नहीं है, वो बंद कमरे आपने नहीं देखे जिस दर हमने जिंदगी का एक ऐसा दौर गुजारा है जो हमारी जवानी का दौर था। वो हमने कमरों में बंद कन्फाइंड स्पेसेस में, पब्लिक स्पेसेस में हमें मूव करना ही नहीं आता। अब हम लाइन में खड़े ही नहीं हो सकते। केम टू एन एक्सटेंट कि आपको अपना दिमाग का एक हिस्सा बंद करना पड़ा। हाँ। कि भाई शारे फैसल पे इस तरह बॉम्ब फटा है, तो इस तरह वाला रोड खुला होगा। जी। मतलब हमारे जब रिहर्सल्स भी हो रहे होते थे, यार कहीं बॉम्ब फटा है, रिहर्सल्स आर ऑन, हम अपना मिल रहे हैं कि आप अपनी जिंदगी। वो एक फोन आ जाता था अम्मी का कि बेटा कहाँ हो, जी अम्मी मैं तो इधर हूँ और दूर हूँ इधर से, बस दैट्स। और जिन के भी लव वंस इसमें गए हैं तो वो तो जाहिर है ट्रॉमा में है वो लोग, और क्या। ट्रॉमा में जनरेशनल ट्रॉमा है, ट्रॉमा है जिसको जो कोई एड्रेस नहीं किया जाता, और उसी की वजह से मतलब ये जो पोलराइजेशन है, ये पोलराइजेशन तो बाकायदा फैलती गई है ना। अब जैसे जुलूस वगैरह की अगर बात की जाए, पर्टिकुलरली जुलूस वाज सपोज्ड टू बी एन ओपन थिंग। अभी ये स्टार्ट भी सुन्नी रिवायत से हुआ है। जुलूस की जो रिवायत है वो सुन्नियत से हुई है, ताज़ियत बंदी से और इन चीज़ों से हुई है। शिया तो बहुत थोड़ा सा अपना प्रोसेशन करके चले जाते हैं, बाकी जितने आप चीज़ें देखते हैं ये ताज़िया है और चीज़ें हैं वो अहले सुन्नत के हमारे जो ब्रादरन हैं वो किया करते हैं। तो ये चीज़ अब इतनी पोलराइज हो गई है कि जो वो कर रहा है उस सुन्नी को ही वो बोलते हैं कि भाई अब तू डिसाइड कर ले तू कौन सा वाला सुन्नी है। तो वो अब तो बहुत चेंज हो गया है कल्चर। आप क्या कह रहे थे? मैं क्या कह रहा था जुलूस से? जुलूस वगैरह पे यही एक बात थी कि मतलब जुलूस यूज्ड टू बी एन ओपन स्पेस। आई थिंक पिछली किसी पॉडकास्ट में भी मैंने बात की थी कि अब जुलूस जिस तरह मतलब लाइक एक एमेजना रोड की अगर आप बात करें, बंदर रोड पे सीधा रास्ता बनता है टावर तक का, राइट, खारदर तक का, लेकिन जुलूस पर्टिकुलरली सदर से ही घूमता हुआ क्यों जाता है? सदर से इसलिए घूमता हुआ जाता था कि जो सुन्नी ताज़िये का जुलूस था
वो सदर से शामिल होता था शिया जुलूस क्या मतलब जुलूस एक होता था अभी, हाँ जुलूस इमाम हुसैन में। खालिद अनम साहब की अभी 2-3 दिन पहले ही क्लिप आई थी, जिस तरह वो कह रहे थे कि भाई मतलब जाहिर है हम तो बाद के दौर के लोग हैं, लेकिन वो ये कह रहे थे कि ज़ियाउल हक के वक्त से पहले शिया सुन्नी क्या होता है ये कोई फ़र्क नहीं होता था कि शिया अलग है या सुन्नी अलग है। वो बस ये है कि भाई जब मुहर्रम का जब वक्त आ रहा है, कुछ लोग हैं जो रोज़ा वगैरह रखते हैं, हमारे अकीदे के हिसाब से नहीं होगा, अगर तो नहीं होगा, लेकिन वो अपने हिसाब से किया करते हैं फॉलो कि भाई 10 मुहर्रम का दिन है तो आप चप्पलें ना पहने, नंगे पैर घूमे, कोई म्यूज़िक ना हो, कुछ ना हो, हर चीज़ का एहतराम अपनी जगह होता था। लेकिन वो पोलराइज बाकायदा यही धमाके शमाके करके इतनी डेंजरस स्पेस उसको बनाया गया, इतना बनाया गया कि अब वो जो जुलूस होता है वो चारों तरफ कंटेनर्स रखे होते हैं। और ये भी कोई नहीं पूछता बाय द वे कि ये कंटेनर्स जब आते हैं, कंटेनर एक कमर्शियल चीज़ है, राइट? एक कमर्शियल चीज़ अगर दी गई है उसके ऊपर पुलिस का लोगो लगा होता है। कंटेनर पे कब से पुलिस का लोगो लगने लगा भाई? क्या अब ट्रेड करती है पुलिस, राइट? अब वो अगर कंटेनर रखा गया है उसका कोई ना कोई किराया देता होगा, किसके पास जाता है ये किराया? और ये किराए वाली जो चीज़ हो रही है, शिया तो नहीं कमा रहा, तो शिया तो अपने जुलूस में लगा होता भाई। सुन्नी की भी पर्टिकुलरली अगर बात की जाए, आम सुन्नी जो होता है वो अपने घर में बैठा होता है, उसके लिए 2 दिन की जो छुट्टी होती है वो अपने 2 दिन की छुट्टी को अपने तरीके से मना रहा होता है। कुछ लोग ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, कुछ लोग कम रिस्पेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ओन बिलीफ विच इज़ देयर राइट। लेकिन ये है कि जो कह रहे हैं, मैं अगर एक मिसाल से वैसे तो कोई अनरिलेटेड कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान जहाँ हिस्टोरिकली कोई सेक्टेरियन मसले किलिंग्स नहीं हुई, रिसेंटली ऑल ऑफ अ सडन वो शुरू हो गया, तो फिर एक सर्कुलर आ गया कि क्योंकि हालात ख़राब हो गए हैं तो इतनी ज़मीन चाहिए होगी उन लोगों को ख्याल रखने के लिए, फिर वो ज़मीन उनको अलॉट हो गई वहाँ पर। इन दोनों बातों का कोई ताल्लुक नहीं है, पुलिस के कंटेनर और ज़मीनें क्यों। वो भी आ रहा है मिली नबवा ख्याल रखना, तो रख रहे हैं ख्याल हमारा सब लोग। so, उसमें है कि अब वो मतलब लगा आप बोलेंगे सारे रकबे तुम्हारे लिए वाले वो भी तो एक है ना। वैसे अभी अयाम नहीं है ना, तो अभी ख्याल रखने का अच्छी बातों का है। तो उसी में है कि मतलब अब ये कंटेनर्स वगैरह लगाए हुए हैं भाई, 3 मकामात पे आपकी चेकिंग होगी, ये होगा वो होगा, तो जाहिर सी बात है कि अगला आदमी तो डिस्करेज ही होगा ना। व्हाट डू दे सी जा रहे? हाँ मतलब कौन जाएगा इतनी, अगर मुझे चेकिंग करानी है तो मैं मुल्क से बाहर ही चला जाऊँ यार, मुझे क्या ज़रूरत है किसी जुलूस में जाने की। सो उसमें अब ये इस तरीके से हो गया कि इतना इनएक्सेसिबल बना दिया गया है कि अब जो सवालात भी आते हैं मिसाल के तौर पे, आई डोंट फील द नीड टू जस्टिफाई माई बिलीफ। किसी को भी नहीं होना चाहिए। मैं कभी आपसे नहीं पूछता कि आपके सुन्नी बिलीफ में ये क्यों होता है और वो क्यों होता है, राइट? लेकिन शिया से हर दफ़ा सवाल होता है, एंड शिया हमेशा एक बैक फुट पे ही होते हैं कि अब हमें डिफेंड करना पड़ रहा है पर्टिकुलरली। इसीलिए आज मैं लड़का साथ लाया हूँ कि अब अगर हो ना बड़े लड़के मेजॉरिटी थोड़ा सा नहीं, लेकिन द पॉइंट इज कि मतलब अब ये है कि अब आपको फीड क्या मिल रही है भाई, रील्स वगैरह आ रही होती हैं, हर चीज़ तो मजाक है आजकल, विच आई एम नॉट कंप्लेनिंग अगेंस्ट, वैसे काफ़ी फनी चीज़ें भी होती हैं कि वो जो आइंस्टाइन शिया हो गए सर, आइंस्टाइन शिया यार, आपने नहीं सुनी वो क्लिप? मैंने वो देखी है कि आइंस्टाइन शिया, आई एम सुन्नी बट आई वांट नान हलीम, फिर वो फुल शिया। उसमें आजकल वो रील्स आ रही हैं कि जब आप हलीम के लिए, जब आप हलीम खा के फारिग हों और फिर आंटी बोले चलो बेटा थोड़ा सा मातम भी कर लो बैठो। अब तो हलीम का नाम भी बड़ा चेंज हो रहा है, दलीम और पता नहीं क्या क्या होता जा रहा है। क्यों दलीम? अरबी है दलीम नहीं, क्या वर्ड्स द दलीम? अब आप शुरू करें इस पे। आप हलीम पे ये बात है कि हलीम, सबसे पहले तो आप ये सवाल करें कि हम खाते क्यों हैं इतना हलीम रमजान इसमें मुहर्रम के अयाम में, मतलब ऐसा क्या है उस हलीम में जो हम राज पता चल गया, रमजान में हलीम खा रहे हैं वो भी लंच में अब पता चल गया हमें। रमजान में हलीम हैदराबाद दक्कन में खाया जाता है बहुत ज़्यादा, अफ्तारी का आइटम है उधर, हमारे यहाँ इधर अज़ादारी का आइटम है। उसकी वजह ये है कि जब वो काफ़िला सारी जंग हो गई और एक रात पहले गिरफ्तारी से बीबियाँ उसी उसमें थी जहाँ पे वो मुकीम थी और सारा कुछ, तो वहाँ जब वो जो भी खाना था वो बचा कुचा और उन्होंने उसको हल किया, उसमें दालें और बहुत सारी चीज़ें थी। जनाब हुर की जो ज़ौजा थी गालिबन वो लेके आई थी खाना, तो वो उन्होंने पकाया था, तो वो उसकी कोई शक्ल सारे मिक्स खाने की जैसी होती है, वो उस तरह की याद में यहाँ पे हलीम बनाया जाने लगा। फिर वो हलीम जो है हमें एक दिन पता चला कि जी अल्लाह के इस्मात में से भी एक इसम है हलीम, इसलिए इसको आप हलीम मत कीजिए, कहिएगा, ये दलील देते हैं कि अल्लाह के नामों में एक नाम है हलीम, तो इस वजह से आप इसको हलीम मत कहें, कुछ और नाम दें। तो उन्होंने कहा दालों का बनता है तो उसको दलीम कह दो। तो ये रहमान बिरयानी नाम बदल दे फिर? नहीं, तो आप अरबी में उस्तरे को मूसा कहते हैं, अरबी में उस्तरे को मूसा कहते हैं, और अल्लाह के और बहुत नामों में वकील भी एक नाम है, तो आप सारे वकीलों के भी चेंज करें नाम, जिसमें मैं और आप भी आ जाते हैं।
तो इस तरह तो आप क्या क्या चेंज करेंगे, निस्बत कुछ और है ना। अब हम जब अरबी मूसा बोल रहा है किसी हाजी का सर मूंडने के लिए, तो उसकी निस्बत हज़रत मूसा से जा रही है क्या? अगर जा रही है तो फिर हमारी भी इस हलीम की निस्बत अल्लाह माफ़ करे कहीं और जा रही है। वो एक डिश है, उसका नाम है हलीम, तो वो अब हलीम का नाम सलीम रख दें और सलीम का नाम वसीम रख दें, तो ये तो बड़ा मसला हो जाएगा पूरे माशरे में। तो ये इस तरह आप नाम चेंज कर दें, उसको ट्वीक कर दें और अस्सलाम वालेकुम आप वो कर दीजिए। क्या है आजकल वो अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, वो भी ज़िया के टाइम पे हुआ था। जी, बीच जी, में भी जी। आपने जो खालिद अनम वाली बात की, वो तो मैं आपको हिस्ट्री बुक से दिखा सकता हूँ कि जो सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशंस बनी हैं, सेक्टेरियन किलिंग्स जो वही है। हुई हैं, ये सब ज़िया की बदौलत है। शिया सुन्नी बोथ, इसमें मैं आपको ये ऐड करूँगा, दोनों एंड पे जो तंजीमें बनी है आप उसमें जब एक सेक्टेरियन वेव ऑफ वायलेंस शुरू कर देंगे, बिल्कुल वो बनेगी ही ना। जी, जी। आपको सिर्फ मुल्क को प्राइम करना होता जी, है। जी। लोग आजकल जो है ना, ज़्यादा ही लिबरल बनने के चक्कर में ज़िया को डिफेंड करना शुरू हो जाते हैं कि नहीं पहले से था ये, मसले थे। बट ज़िया ने एक बॉन फायर पे पेट्रोल डालकर जी, जी, जी। पूरा मुल्क जला दिया है। लेट्स नॉट अंडर एस्टिमेट, जस्ट बिकॉज एवरी लिबरल ब्लेम ज़िया, that doesn't mean it's an unjustified blame. मर्दे मोमिन मर्दे हक, फलस्तीनियों का कातिल। जी, जी। यस, हाँ, हाँ, जॉर्डन जाके मारा उसने। उसके बारे में कोई नहीं बात बिल्कुल ऐसे ही, उस बारे में तो मेरे ख्याल में कोई बात कर भी नहीं सकता, मेरे ख्याल में अलाउड नहीं है या But क्या आप सिलसिला है? पाकिस्तान की कॉग्निटिव डिसोनेंस देखें कि दज्जाल अमेरिका है, तो भाई अमेरिका से ही तो पैसे लेके अमेरिका की जंग ज़िया उल-हक चल जी, जी, लड़ा जी, था। जी। तो अमेरिका का एम्प्लॉय मर्द मोमिन कैसे हो सकता है? जी। या तो कोई इस्लाम का मर्द मोमिन था, उसको अमेरिका क्यों अपना एलाय बनाता? बिल्कुल ऐसे ही है। कहीं डिस्कशन और चला जाएगा, बट ईरान आप लोग तो हाँ ही बोलेंगे, लेकिन सवाल ये, बाय द वे हम दोनों वो बाशिंदे हैं जो ईरान का जो वर्जन है शियाइज्म का, उसके बहुत मुखालिफ हैं। रिगार्डलेस, बट यू फील बिकॉज ईरान इज शिया, इस वक्त जो दुनिया का एक ग्लोबल ऑर्डर है, हमें पता है कि वो कैपिटलिस्ट निज़ाम है, वो न्यू लिबरल निज़ाम है। नॉट टू डिफेंड ईरान भी जो खुद औरतों को फ्रीडम नहीं देता, 10,000 करोड़ जी, जी। वो मुल्क ही नहीं है जिसके बारे में हम शाहनामे में और चीज़ों में पढ़ते हैं, जिसके लिटरेचर में। अब वो ईरान ही नहीं है बेचारा। लेकिन एक मुल्क खड़ा हुआ है जी कि ये जो आप लोगों ने पूरी दुनिया का निज़ाम बनाया हुआ है, इसकी ऐसी की तैसी हम नहीं मानते, हम अमेरिकन ग़ुलामी नहीं करेंगे और हम फ़लस्तीन के हक़ में मिसाइल भी मारेंगे, आगे से जो करना है कर लो। डू यू फील लाइक बिकॉज ईरान शिया के वो इतना तपट दिखा सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन इसमें भी आप ये लिमिट देखिए कि बिल्कुल ऐसा है कि पहले फ़लस्तीनी दुनिया के, या पहले हुसैनी ये फ़लस्तीनी कहलाएंगे या फ़लस्तीनियों का आप हुसैनी कीजिए, दोनों एक ही सिचुएशन में, दोनों का मसला एक ही है। इमाम हुसैन मदीने से गए थे, बीच रास्ते में उनको कर लिया, और ये इन्होंने ये कर लिया। मगर इसमें जो आप मार रहे हैं, इमाम हुसैन ने कभी किसी को नहीं मारा, लेकिन उन पे जब मारा गया तब इमाम हुसैन ने अपना आप को डिफेंड किया। पहले ये प्रॉक्सी करना और ये सब करना, ये इमाम हुसैन का स्टाइल नहीं था। ईरान से हमारा यहाँ बहुत शदीद इख्तलाफ है कि ये प्रॉक्सियाँ करना, दुनिया में आपको लड़ना है, आप PhD की वॉर में लड़िए, आप नोबेल प्राइज़ की वॉर में लड़िए, आप ओलंपिक्स की वॉर में लड़िए, आप इंसानी तकाज़ों को मलूज़े खातिर रखते हुए लड़ सकते हैं। कोई आपका बट कुमैल ये थोड़ा आपको नहीं लगता डिफ्लेक्ट करता है? बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स दिस सेम डिस्कशन कम्स फ्रॉम इजरायली टॉकिंग पॉइंट्स कि आप जूइश PhDs देख लें कंपेयर टू इस्लाम। आपने सारी यूनिवर्सिटी तो बॉम्ब कर दी गाजा में, अभी तो हमें नजर आ रहा है ना, बट आप 70-80 साल से कर रहे हो ये। नहीं, मैं तो आप उनके बच्चे मार के उनकी यूनिवर्सिटी बॉम्ब करके बोल रहे हो आप हमें इल्मी मैदान में लड़े। नहीं, बट ही इज टॉकिंग अबाउट डिफरेंट जो बात कर रहा हूं, पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट। फ़लस्तीन के केस पे तो आप क्या ही बात करेंगे, उन बेचारों को तो आपने चूहा भी नहीं समझा। लेकिन what he is saying actually, मतलब लाइक वो थोड़ा सा जो हमारे कॉन्टेक्स्ट में एप्लीकेबल होती है ना बात, वो जस्ट टू आंसर द पर्टिकुलर थिंग कि ईरान की अगर आप बात कर रहे हैं तो ईरान वो भाई इमाम हुसैन के ही उसलूब पे ही चल रहा है, विच इज़ वाई ईरान ऐसी पोजीशन में है कि जहाँ पे यजीद वक्त तो इसराइली है, और इसराइल जितने मजालिम कर रहा है, अब तो मतलब वो है ना कि अब तो कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं बची आपके पास, नॉट दैट यू हैड इट इन द फर्स्ट प्लेस। लेकिन कभी वो हॉस्टेज का कह देते थे, फलाने का और धमाके का कह देते थे, अब तो कोई चेहरे से अब तो ट्रम्प और यूरोपियन मुल्क नहीं बाय कर रहे यार, उनकी बस हो गई कि यार। लेकिन शायद भाई मैं जो बात कर रहा था वो ये थी, सॉरी वो बात किसी और तक चली गई, कि 51 मुसलमान ममालिक हैं, किस रिसोर्स की आपको कमी है, आपको क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है? आप सब मिलके अगर इतना इस्लामी उम्मा का आपको शौक है
तो आप सब मिलके यार पहले मेडल्स तो जीत लो ओलंपिक्स के या किसी ऐसी चीज़ की जिसको दुनिया माने, हाँ यार इन्होंने कुछ किया है। आपको नोबेल पीस प्राइज़ तो ले आओ, जो लेके आ जाता है उसको तो आप जूते मार मार के वहाँ भेज देते हो। तो यार आप अपने साथ वो एकेडेमिया, फ्रीडम और हर चीज़ रखो। इस्लाम इतना फंसा हुआ मुल्क नहीं था, ये वही मुल्क मज़हब था, ये वही ख़ित्ता था, ये वही लोग थे जहाँ इब्ने सीना आगा खानी थे वो, और उनको हम सब इब्ने सीना, एविसेना और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। इस तरह मैं और हज़ारों साइंटिस्ट के नाम ले सकता हूँ। वो मुख्तलिफ मज़ाहिब के मुख्तलिफ उसके थे और ऐसी कोई मसले वाली बात नहीं थी। और जो आपकी ट्रेजेक्ट्री, जो आपकी सोच है वो दिखती है इससे। पर सर आप वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें इंट्रिंसिक टू अ रिलीजन नहीं है। जो बयानिए में अक्सर जिस बात से मैं डिबेट अगेंस्ट कर रहा हूँ, जो आप नहीं कह रहे, बट जो डिबेट रिड्यूस हो जाती है और कमेंट्स में भी हो जाएगी, जूइश साइंटिस्ट, मुस्लिम साइंटिस्ट, आपको थोड़ी हिस्टोरिकली कॉन्टेक्चुअलाइज करके ये चीज़ देखनी पड़ेगी। हमारे जो अमीर मुसलमान मुल्क हैं ये सारे ऑयल वाले, आप अमेरिकन प्रॉक्सी स्टेट्स हो वहाँ तो पर, यही है ना, तो कंट्रीब्यूशन ठीक है। नसर एक तरह का इजिप्ट चाहता था, उसको हटाकर आपने एक तरह का इजिप्ट बना दिया। जॉर्डन की मिसाल देखें, अब सीरिया है जी, अब एक तो ये सीरिया हो गया, जॉर्डन हो गया, इजिप्ट हो गया, सऊदी फैमिली हो गई, यूएई फैमिली हो गई, ये तो अमेरिकन एलाइज हैं जो सिस्टम में बाइन करते हैं। वो अपनी कौमों में से कोई रेवोल्यूशनरीज तो नहीं निकाल रहे। फिर आपने जो सीरिया का हाल किया, आपने जो अफगानिस्तान का हाल किया है, आपने वहाँ से कौन नोबेल साइंटिस्ट बी दीज पीस प्राइज आर आल्सो पॉलिटिकल। सारे मुल्क बॉम्ब करके ओबामा बन गया। हो सकता है अब ट्रम्प, अगर तो ईरान के साथ यूएस की डील सीजफायर हो जाए तो जेन्युइनली मिल जाएगा ट्रम्प जी, को। जी, जी, अब आप सोचें, हम उस दौर की पैदावार होंगे कि जब हम ये मंजर भी देखें। तो आप सोचें ना कि आप एक गाजा में जेनोसाइड के लिए पैसे दे रहे हो, उस आदमी को नोबेल पीस प्राइज मिल रहा है, तो फिर ये और हमने नॉमिनेट किया उसे, बाय द वे। तो ये बहुत पॉलिटिकल होता है। इस इनका जो कमिंग ब्रिंगिंग इट बैक टू द पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट, सॉरी, इमाम हुसैन के भी कत्ल से पहले फतवा था बिल्कुल कि ये वाजिबुल कत्ल है इमाम हुसैन, ये फतवा भी था। तो ये वो वाली बात हो गई ना। आई हैव गॉटन ओवर दिस। जी मैं समझ गया, मैं आपके साथ हूं। हाउ पॉलिटिकल दीस थिंग्स आर। बिल्कुल। लेकिन इंटरेस्टिंगली आप, सॉरी थोड़ा साइड में चला जाएगा, आप शायद इस पे थोड़ी रोशनी डाल सकें, क्योंकि मैं नाम सारे भूल गया हूँ, कि फिजिक्स वगैरह में भी ना जब गोरा निकालता है तो पैस्कल्स लॉ बन जाता है। जी। पर जब अरबी निकालता है ना, उसका आप कोई लैटिन नाम रख दो, अरबी नाम नहीं आता। और जहाँ डिनाई नहीं कर सकते वहाँ पे उसकी स्पेलिंग को बास्टर्डाइज कर देंगे। इब्न अल हैसम है तो एल हेजन हो जाएगा, इब्न सीना है जिस तरह तो वो एविसेना होगा, मतलब वो नाम होंगे जो ये खुद प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो वही तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि यार तो सब गोरों के लॉज हैं। ऑप्टिक्स की जिस तरह बात की जाए, ऑप्टिक्स, द फादर ऑफ ऑप्टिक्स इज इब्न अल हैसम। इब्न अल हैसम लेड द फाउंडेशंस ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की जो बिल्कुल बुनियाद है वो सारी की सारी इब्न अल हैसम ने रखी है। और मतलब मैं तो खैर इसके ऊपर पूरी सीरीज वगैरह करना चाह रहा था कि मुस्लिम साइंटिस्ट का एक्चुअल कंट्रीब्यूशन क्या है। द कंट्रीब्यूशन इज नॉट द प्रोडक्ट, ये ग्लास बनाना इज नॉट द कंट्रीब्यूशन, राइट। द कंट्रीब्यूशन इज मच डीपर, कि उसकी थियोरेटिकल फाउंडेशंस किसने रखी हैं। जो ये बात कर रहे हैं ना पर्टिकुलरली कि मतलब नंबर ऑफ PhDs में आप मुकाबला कर लें या ओलंपिक्स में मुकाबला कर लें या फलाना ढमाका, व्हेन यू से कि मतलब इससे डी ट्रैक हो रहा है, आई डोंट थिंक डी ट्रैक हो रहा है। इट्स ऑल्सो अबाउट कि भाई मतलब जो साइंटिफिक बुनियादें अगर मुसलमानों ने रखी हैं तो मुसलमानों का अपना क्या है भाई। मुसलमान खुद भी तो अब उस जंग में नहीं है ना, जिसमें अगर ज्यूज आगे निकले में तो वो बिसात तो आपकी बिछाई हुई है, आप उसमें भी नहीं है। And I completely agree कि मतलब वो जो because the ruling class of Muslims is intellectually, morally bankrupt. Bankrupt, they are colonial midgets. Colonial midgets word मैं यूज करता हूँ। हम सारे, sorry to say, जिन माशरों के हम प्रोडक्ट्स हैं, colonial बोने हैं हम लोग, और वो हमें बोना रखना चाहते हैं। को इंसल्ट करने की नहीं जरूरत, बट हाँ मैं किस सेंस, मेरी सॉरी, मैंने किसी को कहा हो, नहीं बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। तो इन सेंसिटिविटीज का ध्यान होना चाहिए। यार यहाँ से काट देना, अब वहाँ से काट देना। आप मुझे छोटा सा करके पेश करें। फिर आप वही बात करें। लेकिन मेरा ये कहना है इस बारे में, लेकिन जो लड़ाई है उसकी आप ग्रेटर कॉज देखिए ना, कि आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं और कहाँ एंड कर रहे हैं। आपको फौरन नतीजा, इतना जल्दी क्यों है नतीजे की भाई, कि मैं जान ही दे दूं अपनी जान देनी है तो किसी बिगर कॉज पे दो के इंसान लोग बोले। मोहम्मद अली किले के आप मिसाल में देता हूँ ऐसे, उसमें उनको कहाँ नहीं फंसाने की कोशिश की गई कि आप ये करें, अब आप इस जंग में जाएं, उस जंग में जाएं। उसको अपनी ग्रेटर जंग और अपनी स्ट्रेंथ और सब पता थी, उसने वहीं सींग फंसाए और वहीं पर वो मोहम्मद अली बना, या नेल्सन मंडेला बना, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बेनज़ीर भी इसमें मैं नाम लेना चाहूँगा, बहुत बहादुर खातून थी, उन्होंने अपनी जंग लड़ी है।
आपको कैसा लगता है कि जरदारी शी हैं? मुझे देखें अब इसमें आपको कैसा लगता है कि पीपल्स पार्टी ने आपको फंड किया? मुझे बहुत जोर से लगता है ये मौलाई मारूंगा। आए तो मौलाई मारूंगा ज़्यादा, बिल्कुल नहीं मौलाई, सब वो आदमी मौलाई हैं जो इस बात को समझते हैं कि बीइंग ऑप्रेस्ड के साथ खड़ा होना कैसा है। तो अगर कोई अपने आप को इस चीज़ से रिलेट कर रहा है, सही या गलत, मैं उसमें बिल्कुल नहीं जाऊंगा, तो हमें उसकी ये बात बिल्कुल अप्रिशिएट करनी चाहिए। वकाली भुट्टो वाज आल्सो शिया, राइट? नो 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 नहीं यार, शिया में नहीं। अच्छा, सो वही जो बात है कि मतलब ज़ियाउल हक से पहले शुरू करें कायदे आज़म से। हाँ असल मसला वहाँ है, इन लोगों के इसमें नहीं है। ज़ियाउल हक के टाइम से शुरू में तो खोजा थे। कोर्ट का कहना है कि वो तो अहले सुन्नत थे, इसीलिए उनके 2 फ्यूनरल्स हुए थे, मैंने जी सुना है। जी ऐसा ही। बट असल में तो उनकी फैमिली जो है वो स्माइली थी, खुद वो अहले इस्ना अशरी थे, अहले तशय्यो में थे, और उनकी बेगम जो थी वो सबको पता है पारसी उससे थी, तो वो था। लेकिन ये हमारे हाँ पूरा केस हो चुका है पाकिस्तान में, और कोर्ट की रूलिंग बिल्कुल कुछ और है जो हम आपको बता रहे हैं, और कायदे आज़म पे इस वक्त PhD करना भी मना है। इस तरह तो अल्लामा इकबाल साहब भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा थे। जी तो फिर बाद में नहीं, वो एंड में नहीं थे, एंड में नहीं। तो वो हमें तो ये सीन है ना कि हमें अपना वर्जन ऑफ थिंग्स चाहिए। जी हमें उससे कोई गरज नहीं थे भी तो उससे क्या फर्क क्या पड़ता है। हाँ, कायदे आज़म का ये रोल की वजह से कायद नहीं थे। अगर तो 90% पाकिस्तानियों को लगता है कि कायदे आज़म भी काफिर थे, अल्लामा इकबाल भी काफिर थे, तो उनका पॉइंट डिफीट हो जाता है। तो फिर वो अजीब ही हो जाएगा ना कि पाकिस्तान वाला मुल्क कायदे आज़म ने इसलिए बनाया क्योंकि हम ये निज़ाम चाहते हैं और हम उस निज़ाम के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे बिलीफ्स के अकॉर्डिंगली कायदे आज़म भी काफिर है, अल्लामा इकबाल का, तो वो तो बिल्कुल दिमाग ही फट जाएगा। मैं मुस्लिम लीग जो है वो सर आगा खान की बनाई हुई जमात है। अगर अदीब रिजवी साहब का एक वो उस पर TV1 पे कोई वो था कि मतलब SIUT विजिट कर रहे थे, तो वो करते कराते वो पहुँचते हैं एक दीवार पे जहाँ पे उन्होंने कायदे आज़म को बहुत बड़ा सा पोर्ट्रेट लगाया हुआ है, जिसमें कायदे आज़म सूटेड बूटेड बैठे हुए हैं, हाथ में उनके आई थिंक पाइप वगैरह, एंड अदीब साहब लुक्स अप एट हिम और कहते हैं कि देखिए किस शान से बैठे हैं और सब है। There's a dog with him as well, बिल्कुल। तो वो ये कहते हैं कि भाई मतलब इंसान तो ये था ना, लेकिन हमने क्या किया कि वी वांट आवर वर्जन ऑफ दैट पर्सन। इस बात से कतई नज़र कि सही क्या है गलत क्या है वो बात नहीं है, हमने लेकिन क्या किया कि हमने इनको शेरवानी पहनाई और वो जो कैप थी वो जिना कैप, उसका नाम रख दिया कि अब इन्हीं से मंसूब है, और उनकी फिर तस्वीर बना के और सरकारी दफ्तरों में अपने ऊपर लगाते हैं और फिर रिश्वतें लिया करते हैं। और जबकि मतलब लाइक जो रियलिटी है वो दूसरी है। मसला यही है कि हम शुरू से जो चीज़ें पढ़ रहे होते हैं उसमें वी आर सो हेल बेंट ऑन टेलिंग आवर वर्जन ऑफ थिंग्स, आवर वर्जन ऑफ थिंग्स, नॉट हाउ रियलिटी वॉज। हमारी जिस तरह ये बात हो रही थी आजकल इंडिया में बहुत ज़्यादा चल रहा है, औरंगज़ेब के हवाले से मिसाल के तौर पे चल रहा है कि औरंगज़ेब बड़ा जालिम आदमी था, सब कुछ था, जो कि था भी बाय द वे, खबीस था एक नंबर का। मैं आजकल बाबर की हिस्ट्री पे थोड़ा सा काम शाम कर रहा हूँ मूरू के साथ। सो शुरू तो कराची किंग से किया था ना। हाँ जी बिल्कुल, सब कुछ नहीं, वो क्या था, जो दे एनर्जी का डबल डोज। अच्छा ये फजूल बात हो गई। एनीवे कमिंग बैक टू इट, पानी बहुत है। सोचो बाबर पे हिस्ट्री लिख रहा है कुमेल, हिस्ट्री बहुत है। हमारा जूता नहीं दिया। लेकिन सर कमिंग बैक टू, अब बाबर का जिक्र निकल ही चला है, तो ये अज़ादारी भी शुरू बाबर के ज़माने से, ये हमने जो वर्जन सुना है मिंबर से और जगहों से कि बाबर की जो शिया बेगमात थी तो वो हर साल फरमाइश करती थी कि हमें जी जाना है ज़ियारत पे। तो वो ये कहते थे कि ज़ियारत पे तो आप नहीं जा सकती, बड़ा टाइम लगेगा, बड़े साल लगेंगे, मैं अकेला हो जाऊंगा, तो मैं ज़ियारत को बुला लेता हूँ। मेरे पास सिर्फ 40 रह जाएंगे। जी आप 10 चलेंगे, मेरे पास सिर्फ 40,000, मेरे पास सिर्फ 40,000 रह जाएंगी, तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो वो उन्होंने जो वहाँ के मुकद्दस मकामात की चीज़ें थी वो मंगवा के और उन्हें अज़ा खाना सेट करके दिया। और ये वो रिवायत है, जब फिर मुग़ल टूटा तो वो अवध में आए, दिल्ली हैदराबाद में आए और दिल्ली में आए और जगहों पे आए, और वो रिवायत होते होते फिर 47 के बाद हम सारे यहाँ आ गए, तो ये चीज़ फिर कराची इस तरह आई। तो ये भी मैं एक पॉइंट बताना चाह रहा था। आपने शुरू में कहा था कि लखनऊ में एक हिंदू औरत ने शुरू की थी। लखनऊ में जब जुलूस निकलता था नवाब वाजिद अली शाह का, तो वहाँ पे एक रास्ते में हिंदू औरत की खुटिया आती थी या दुकान आती थी या बैठने की जगह आती थी, तो वो उन्होंने उनको कहा कि ये आप हटाइए यहाँ से। वहाँ की हुकूमत थी, सिक्का बादशाह का चलता था, वो खैर हटा दी गई, मगर किसी ना किसी रीज़न की वजह से, किस्सा यूँ है, मैं शायद गलत भी सुनाऊँ तो लोग मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, हमारे उर्दू दान अवधी जितने हैं, तो वो फिर वो नहीं सुनते हमारी पॉडकास्ट। उन सब ने छोड़ दिया, सब ने अनसब्सक्राइब कर दिया अब बेचारे। हाँ, तो कहीं सड़क पे भी चल रहा हो ना तो साइड से बोलते
ये वो है जिसने अनवर मकसूद की बुराई की थी। अनवर मकसूद तो दक्कन ही है मगर। अच्छा फिर ठीक है, वो दक्कन के हैं, ठीक है। वो अभी हम आएंगे, उधर भी आएंगे। नहीं दूर दूर, मैं कहाँ है? नजर नहीं आ रहे इसमें। देखो पाकिस्तान एक्सपीरियंस में नजर नहीं आ रहा है। तो हम तो जब यहाँ जिम में, विदाउट नेमिंग एनीबॉडी, बट हम जब जिम कर रहे होते हैं तो और लोग भी आ रहे होते हैं, और कभी कभी तो मुझे आंखों में लग रहा होता है कि ये डंबल ना उठा के मुझे मार दे यार, हाँ ना, जोर जोर से कोशिश आइए मुझे दिखाता हूँ कॉमेडी। जिस दिन तुम नहीं होते ना, उस दिन वो 3 किलो का वेट उठाते, जिस दिन तुम होते 15। सॉरी, थोड़ी लूज टॉक हो गई। जी सर, वापस टॉपिक पर। बिल्कुल। तो क्या सवाल था आपका, फिर से एक बार रिपीट अगर? हिंदू औरत वाला वो किस्सा था, तो वो हट गई हिंदू खातून जो भी थी, लेकिन किसी न किसी वजह से वहाँ से जुलूस नहीं गुजर पाया। तो फिर उस हिंदू औरत ने कोई मन्नत मानी या समथिंग लाइक दैट, और वो उसको वापस लेके आए, रिस्टोर किया उसकी जगह पे, फिर वहाँ से जुलूस गुजरा है। तो वो कहलाते ही बुढ़िया का जुलूस था, या पता नहीं कौन सा इस तरह का कोई नाम है उसका, हिंदू बुढ़िया का जुलूस है या अम्मा का जुलूस, समथिंग लाइक दैट, वो उसके नाम से। बुढ़िया का जुलूस थोड़ा ऑफ है। नहीं, ये तो वो लिंग्विस्टिक हमारी डिफरेंस है, इसलिए आप कह रहे हैं, वरना हमारे यहाँ तो वो अबे ओ और इस तरह के अल्फाज जो हैं पोइट्री में यूज हो चुके हैं। यार ये भी अच्छा, ये भी है कि जो अल्फाज मैंने बड़ा रिसेंटली, खैर आज़ादारी से हट के है थोड़ा सा, लेकिन ये है कि जो पुराने अल्फाज का जो इस्तेमाल था, तो उसमें अभी ये हमारे उस्ताद ने गज़ल सुनाई थी, उस्ताद शाहिद हमीद साहब ने, कल सबा किसकी बास लाई थी, जान में मेरी जान आई थी, कल सबा किसकी बास लाई थी। मतलब बास तो बदबू को कहते हैं यार, बद नहीं, सिर्फ स्मेल को कहते हैं। तो फिर उसमें मतलब मैंने जाके फिर पढ़ा और फिर ये देखा कि मतलब वो 17वीं सदी की लिखी हुई गज़ल है। अब उसमें जो बास इस्तेमाल किया गया है, आजकल जो बास होता है, मैंने तो अक्सर मेमन हजरात के मुंह से ज़्यादा सुना है कि कितनी बास मार रहा है, लेकिन वो ये है कि मतलब तो हम लोगों को ये होता है कि उसका कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल डिफरेंट है। फिर उर्दू का जो एक है मामला या मसला कह लीजिए, मसाला कह लीजिए, वो ये है कि जो नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं, वो जो उर्दू बहुत अच्छी बोलते हैं, हमसे अच्छी बोलते हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक वो है कि उर्दू जो है वो बड़ी ही शुस्ता और बड़ी ही फॉर्मल और बड़ी वैसी ज़बान है। मगर जो हम लोग घरों में, अब मैं और मेरा भाई तो इस तरह नहीं लड़ाई करेंगे ना, या मेरे दादा मुझे बुलाएंगे तो वो तो मुझे लौंडा ही कहेंगे, आपकी तशरीफ तमाचा रसीद। हाँ, वो तो नहीं, इस तरह तो नहीं मेरी मार लगाएंगे ना, वो तो वही वर्ड यूज़ करेंगे जो होता है। तो वो हम उसको एक लेवरेज ले लेते हैं, वो चीज़ यूज़ भी कर लेते हैं, हमें यूज़ करनी भी आती है। तो दूसरा होता है, कहता है यार ये क्या कह दिया इसने, पॉलिटिकल हो जाएगी बात। लेकिन आई थिंक इसका थोड़ा एक इनसिक्योरिटी भी तो है ना, बिकॉज क्लासिकली उर्दू वाज द गली की ज़बान। जी थड़े की ज़बान। यार ये तो सड़क पे बोली जाती है, पढ़े लिखे लोग पर्शियन बोलते हैं। नहीं, लेकिन उसको जो फिल्टर भी किया गया है, फिल्टर पर्टिकुलरली अंग्रेज़ों को खुश करने के लिए किया गया है। जो मतलब जो अल्फाज गाली के तौर पे सेट हुए हैं, मिसाल के तौर पे रंडवा अगर लफ्ज़ है तो ये गाली समझा जाता है, हालांकि मतलब विडोअर के लिए एक मतलब बहुत, आप जरदारी साहब के लिए वर्ड यूज़ नहीं कर सकते आप इस मुल्क में, हालांकि एक नॉर्मल सा उर्दू का वर्ड है। तो ये एक बड़े मसले वाली बात है। मसला क्या कहते हैं? मैं माइक उधर कर दूं। मसला यार ये थोड़ी फैक्ट्स ऑफ हिस्ट्री हैं, बट बिकॉज लोग बड़े बाइनरी में हर चीज़ अपनी आइडेंटिटी, कुछ उर्दू स्पीकिंग एक आइडेंटिटी बन गई है जो क्लासिकली एक आइडेंटिटी नहीं थी। उर्दू एक ज़बान है, आप बोलते हो, आप भी बोलते हो, आप गुजराती भी बोलते हो। उर्दू स्पीकिंग में ही इंग्लिश का लफ्ज़ है। हाँ, इस आइडेंटिटी में क्या है, सिंधी बोलने वाला सिंधी, पंजाबी वाला पंजाबी, कैनोनियल मिजेट्स होने की हद है ना कि आपके वर्ड में ही वो वर्ड आ रहा है। ये आप बहुत भारी चीज़ दे दी है कुमैल तुमने। जी तो इसको कैंसिल करें अगली दफ़ा। अगली दफ़ा मेरी भी किसी डिबेट होगी, हम उर्दू स्पीकर आपके तो अपने आइडेंटिटी में मैंने इसीलिए आपको दूसरा कुमैल दे दिया नेक्स्ट मुहर्रम के लिए। देखिए अगर पर्चा शर्चा कटा तो हम तो इसी में कंफ्यूज कर देंगे, वो वाले कुमैल के घर जाइए आप। बिकॉज वो एक आइडेंटिटी बना दी गई है जबरदस्ती, उसकी वजह से लोग ऑफेंड हो जाते हैं। बट ये तारीख का हिस्सा है कि फारसी की जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था उस से दूर करने के लिए अंग्रेज़ों ने ख़ास उर्दू प्रमोट की। फिर हिंदू और मुस्लिम आइडेंटिटी अलग करने के लिए ये नोशन यही तो कि मुसलमान उर्दू और वो हिंदू जो है वो हिंदी बोलता है, और ये दो हमेशा अलग की ज़बान। मैं अभी खान एकेडमी का ना वो जस्ट टू एंड इट, और जो मुस्लिम लीग के लीडर्स थे
उन्होंने यही चीज़ इंटरनलाइज कर ली, इसी वजह से उन्होंने बोला बंगाली हिंदू ज़बान है, अब आप लोग उर्दू बोलें क्योंकि आप मुसलमान हैं, आप बेहतर मुसलमान हो जाएंगे। स्क्रिप्ट उसकी देवनागरी की है, यहाँ और पर भी फलां सबको सिंधी को भी करने किसी की को नहीं कोशिश बख्शा, की। किसी को नहीं बख्शा। लेकिन अगर ये बातें जो हमारी तारीख का हिस्सा है कोई कर ले, इट बिकम्स लाइक ये तो सिंधी है इसलिए उर्दू वालों से नफरत करते हैं इसलिए ये बोल रहे हैं। अरे भाई वो तो पाक स्टडीज़ में आप नहीं पढ़ते कि पाक स्टडीज़ में यार वो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, गंधारा था और टैक्सिला और फलाना डमाका था, फिर मोहम्मद बिन कासिम आ गया। तो क्या मतलब वो 5000 10,000 साल कदीम, उसके बाद फिर अचानक मतलब लाइक 7वीं 8वीं सदी में मोहम्मद बिन कासिम साहब आ गए, और उसके बाद फिर अचानक बीच में से सारी मतलब लाइक वो हिंदू सारी चीज़ें वाइप आउट हो जाती हैं, फिर शाह वलीउल्लाह, मुजद्दिद अल-फसानी, ये सारे रिफॉर्मर्स आ जाते हैं, और फिर वहाँ से हमारी तारीख शुरू होती है। वो एक मीम ट्रेंड देखा है, वो लोग नॉर्मल काम कर रहे होते हैं, फिर म्यूजिक फिर वापस नॉर्मल काम करने हो जाते हैं, ब्लैक बीटल टाइप। तो सिंध की तारीख भी वो है कि पहले मुसलमान है, उन्होंने ठीक किया, फिर जब मुसलमान चले गए ये लोग सारे आपस में लगे हुए थे, फिर वापस मुसलमान आ गए, वापस इनको ठीक कर दिया। तो फिर 1947 भी मोहम्मद बिन कासिम की तरह पाकिस्तान पर आया ना, कि इस खित्ते में जहाँ बलोच हैं, सिंधी हैं, पश्तून हैं, पंजाबी हैं, जो इस्लाम से दूर चले गए हैं, बसंत मनाते हैं, सिखों से गरीब हो गए हैं, इनको वापस हम सबको मुसलमान करेंगे। और मुसलमान कौन है? मुसलमान पाकिस्तानी है, आइडेंटिटी का हिस्सा है। और ये भी कंफ्यूजन है, मुसलमान पाकिस्तानी या पाकिस्तानी मुसलमान है, विच कम्स फर्स्ट? अच्छा, उसमें ना पता है, फॉर ऑल ऑफ देयर इल्स लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी इजराइल की कम है कि भाई क्योंकि हमने जूस को सेफगार्ड करने के लिए मुल्क बनाया है, आप दुनिया में कहीं भी जू हो आप आ जाओ, यू आर वेलकम। पाकिस्तान तो बोलता है तुम कौन से रेफ्यूजी निकलो, तुम कौन से रेफ्यूजी निकलो। हमने तो 1947 के बाद 1 साल बाद माइग्रेशन रोक दी कि और नहीं भाई, बहुत हो गया, शौक पूरा। और शुरू में भी पंजाब ने नहीं लिए उतने, पंजाब से जोक इन सिंध के जब माइग्रेंट्स आए तो उन्होंने बोला नहीं पाकिस्तान आगे सिंध भेज दिया था। तो हमारी तो वो लॉजिकल कंसिस्टेंसी भी नहीं है कि मुसलमानों का इस्लाम का अगर किला बनाया है तो फिर आने दो मुसलमान, जो भी मजलूम मुसलमान है सारी दुनिया से आने थे आप, वो भी नहीं आने दे सकते, उनको तो निकाल देते हो आप। अच्छा खैर हम वापस टॉपिक पे अगर आए, सिंस हिस्ट्री की ये बात हो रही थी, यू नो देयर आर लॉट ऑफ दीस थिंग्स दैट आर नाउ सेड अबाउट क्रिश्चियनिटी एज वेल, कि आपको हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जीसस का नहीं मिलता। जी। तो आप कह रहे हैं हिस्ट्री अगर एक पर्सपेक्टिव से लिखी जाती है, तो अगर हम करबला का वाक़या भी देखें, इंडिपेंडेंट हिस्टोरिकल वेरिफिकेशंस क्या है, बी हो सकता है वो भी पर्सपेक्टिव, जिस तरह हिस्ट्री सारा ही पर्सपेक्टिव हो सकता है, वो भी एक पर्सपेक्टिव से बताई गई है। देखिए इसमें ऐसा है, ज़मीन में मैं ये बात कहना चाहूँगा कि हिस्ट्री बिल्कुल बताई जाती है किसी पर्सपेक्टिव से, लेकिन वो जीतने वाले की या जो तख्त होता है उसके पर्सपेक्टिव से बताई जाती है। ये जो पैरेलल हिस्ट्री चल रही है, जो पैरेलल हिस्ट्री का आजकल बड़ा बात भी होती है, तो वो तो इसी टाइप के जो हमने शुरू में बात की, ये जैदी हैं मैं जाफरी हूँ, वो इसी टाइप की सोर्सेज से आप जमा करते हैं और बताते हैं कि ये चीज़ ऐसे हुई थी। तो उसके अलग रावी हैं जो साथ रहे, सारा कुछ हुआ, रावियों का तो वो पूरी एक अलग वो है ना, इल्मुर रिजाल कहलाता है, क्या कहलाता है, वो एक पूरी एक साइंस है ये। तो जब अब्बासियों का दौर आया और बाद में और चीज़ों का जो कैलिफेट्स बनी, एक कैलिफेट ऐसी भी बनी थी जो इमाम हुसैन के खून का बदला लेने के लिए बनी थी, तो उन्होंने बहुत सारी रवायत जमा की, सच्ची झूठी, वहाँ से है। लेकिन अब जब आप उसको पढ़ते रहते हैं ना डेली के उसमें, या अपनी ज़िंदगी का पार्ट बना लेते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर आउट भी हो जाती हैं। जैसे हमें बड़ी सारी रिवायत हम पढ़ते हैं कि जी रात को करबला जब हुई, रात में तो जिन्नात भी आए, बहुत सारी चीज़ें आई। अब ये चीज़ें हुई होंगी, हम कोई इसको डिनाई नहीं करते, मगर उसको आप एक दूसरे एंगल से भी देखते हैं ना, कि जब बिलीफ का है, हाँ, कि जब कुछ रहा ही नहीं तो जाहिर है जब 14 तबक रोशन हो गए तो यही सब चीज़ें देखेंगी ना। So चीज़ों से आप पावर ड्राइव करेंगे। I read this particular comment जिसकी लाइट में आप बात कर रहे हैं। There's a book called In the Shadow of the Sword, पता नहीं पहले कभी मेंशन किया नहीं, टॉम हॉलैंड ने लिखी है, स्पाइडरमैन वाला नहीं, तलवार की छैया उसके साथ तलवार की छैया के नीचे। तो उसका अच्छा, अब बात में स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड क्यों, इसलिए हो चुका है वो, उसको ट्विटर पे ना लोग उसको गालियां दे रहे हैं कि टॉम हॉलैंड तुमने स्पाइडरमैन के साथ ये नहीं किया, वो नहीं, वो कह रहा भाई मैं हिस्टोरियन हूँ। अच्छा, उसकी मैंने किताब पढ़ी, इन द शैडो ऑफ द स्वॉर्ड। इन द शैडो ऑफ द स्वॉर्ड उसकी सीरीज ऑफ बुक्स की 3rd बुक है, ठीक है। पहली बुक में उसने दूध ले आना, अच्छा सो पहली बुक में जो है वो उसने जूडाइज्म को
लताड़ा है प्रेटी मच, ठीक है। और उसका लिखने का जो अंदाज़ है ना वो प्योरली यही चीज़ है कि अच्छा हिस्टोरिकल वो एविडेंस तो नहीं मिलता, हिस्टोरिकल एविडेंस तो नहीं मिलता। तो उसने जूडाइज़्म के बारे में किया है, फिर उसने क्रिश्चियनिटी के बारे में किया, इन द शैडो ऑफ द स्वॉर्ड इस्लाम के बारे में लिखी है। और अगर आप कंप्लीटली न्यूट्रल एक तारीख़ अगर देखें ना, तो इस्लाम के अपने जो ओरिजिन्स हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में काफ़ी शेडी एक्चुअली नज़र आते हैं, अगर सिर्फ उस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से देखा जाए कि जनाब रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर लेट एंटिक्विटी में, लेट एंटिक्विटी है बेसिकली हज़रत ईसा के 500 साल 600 साल के बाद तक का अरसा। उस टाइम पे जो बेसिकली पर्शियन एम्पायर की एज और जो रोमन एम्पायर की बिजेंटिन एम्पायर की जो एज थी, एजिंग, तो उसमें उस टाइम पे बेसिकली मतलब जो उनकी वैसल स्टेट्स थी ना, वो उन वैसल स्टेट्स के बीच में से एक कोई ट्राइब इमर्ज हुआ है विच वॉज पर्टिकुलरली अरब। वहाँ से इस्लाम शुरू हुआ है और इस्लाम फिर एक एम्पायर की तरफ फैलता गया जिसने दोनों एम्पायर्स को रिप्लेस किया, राइट। अब चक्कर ये है कि वो जब आप किताब पढ़ेंगे ना, तो वो तो फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी एग्जिस्टेंस को वो क्वेश्चन करता है। वो इवन इस चीज़ को क्वेश्चन करता है कि इस्लाम टाइप की चीज़ कहाँ से आई। वो तो ये भी कहता है कि जनाब मक्का, लफ्ज़ मक्का जो है वो कुरान में कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ, बक्का का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जो कि क्यूब के बारे में होता है। और क्यूब जो है ये जो मक्के में पाया जाता है, दिस वाज वन ऑफ द क्यूबिकल स्ट्रक्चर्स जिसके गिर्द लोग फिरा करते थे। अब तो बेसिकली द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक, ये मेरा बिलीफ नहीं है भाई, किताब है इन द शैडो ऑफ द स्वॉर्ड, पाकिस्तान में बैंड ऑफ कोर्स, उसमें उसने ये सारी चीज़ें लिखी हैं। मैंने उसको लेकिन जब पढ़ा ना पूरी चीज़ को, मुझे उसमें ये नज़र आया कि यार मतलब आप इसमें फिर लेकिन बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव भी होता हुआ मुझे नज़र आया। मिसाल के तौर पे शिया पर्सपेक्टिव एक्चुअली उसमें बिल्कुल है ही नहीं। वो इमाम हुसैन का तो कहीं जिक्र ही नहीं करता। वो जिक्र करता है मरवान इब्न हकम का जिक्र करता है, ठीक है। वो एक्चुअली वो ये चीज़ कहता है कि ये बनु उमैया की साजिश थी कि जिन्होंने इस्लाम को बना दिया। और एंड मतलब ये अब बात ये है कि मतलब लाइक उसमें अगर आप फिर सिलेक्टिव होते जा रहे हैं कि अच्छा भाई ठीक है मैं देखूंगा ही इन सारी चीज़ों को, कि जो इंडिपेंडेंट मुझे नज़र आएगी मैं सिर्फ उसी चीज़ को देखूंगा। मतलब वो करोड़ों लोग जो काबे का तवाफ़ कर रहे हैं वो सब पागल हैं, मैं सही हूँ, ठीक है। मुझे तो कोई एविडेंस मिला ही नहीं। अब वो मुझे ये चीज़ थोड़ी सी महसूस हुई। दूसरे ये कि इस पर्टिकुलर चीज़ में करबला का ना होना एक्चुअली मुझे ये नज़र आया बिकॉज उसने करबला का जिक्र नहीं किया था, उसकी बात में एक्चुअली वज़न नज़र आ रहा था कि यह ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं थी। लेकिन जब यह है कि भाई प्रॉफिट का ग्रैंडसन है, इतना बड़ा मार्का हुआ है जो कि हिस्टोरिक फैक्ट है, हिस्ट्री में ये पूरे का पूरा इवेंट हुआ है, डॉक्यूमेंटेड है, कंप्लीटली डॉक्यूमेंटेड है। यू कैन बी सिलेक्टिव कि अच्छा भाई ठीक है मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, तो ये तो हुआ ही नहीं था। ये तो वो वाली बात हो गई ना। पे ये बात कहते हैं अक्सर लोग कि जो सिक्का मिलता है ना, हाँ कि इनकी जो बादशाहत है इसका सिक्का मिला है, तो इससे पहले वालों का तो सिक्का ही नहीं मिल रहा। सिक्का मिलता है अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर का सिक्का मिलता है, या और उसके बाद फिर ये मरवान इब्ने हकम सिक्का ही चल रहा है और कुछ नहीं चलता, उसके अलावा नहीं है। ये भी एक रियलिटी है। सो वो उसमें है कि भाई मतलब लाइक रसूल खुदा के नाम का सिक्का तो नहीं मिलता कहीं। पहला जो इस्लाम की हिस्ट्री में जो पहला सिक्का जो मिलता है वो अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर के टाइम का मिलता है। उसके बाद फिर बनु उमैया की तरफ चला जाता है। मरवान इब्न हकम, उमर इब्न अब्दुल अजीज़ थे जिस तरह, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उनका था इसमें। मरवान अब्दुल मलिक इब्न मरवान जो है, जो जेरूसलम में जो ये मस्जिद अक्सा वगैरह जो बनवाई वो उसके दौर में बनी जी। लेकिन उसके दौर में बनी है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि भाई हर चीज़ फैब्रिकेटेड है। इसके हिसाब से तो फिर मैं सारी चीज़ें डिनाई कर दूँ यार। सो वो वाली एक चीज़ है कि आई डोंट नो कि मतलब आई गेस उसके लिए यू शुड प्रॉब्ली स्पीक टू अ क्वालिफाइड हिस्टोरियन फॉर दिस, कि ज़्यादा बेहतर शायद वो जवाब दे सके। मैं अपना लेकिन उस पर बता रहा हूँ कि भाई मैंने वो दैट साइड ऑफ हिस्ट्री मैंने पढ़ी है पर्टिकुलरली, लेकिन उसमें तो ये चीज़ आती है कि करबला हुई है, विच इज़ वॉट गिव्स वेटेज टू द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ इस्लाम इन फैक्ट। The absence of evidence is not the evidence of absence. Yes, exactly. So वो वाली एक चीज़ है। पढ़े लिखे कुमैल आप ये ज़्यादा है। नहीं एक भी किताब का नाम लिया इसने भी, मैंने पढ़ी, आपने भी नहीं लिया। नहीं वो म्यूजिक मर्डर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी हिस्ट्री नहीं है यार, पढ़े लिखे ये वो इसलिए मैं लाया हूँ ना। ये सिर्फ कवर है, ये सेट ये चॉकलेट्स रखी सुई धागा अम्मी की शेल्फ है, ये आपको पढ़ाई की शेल्फ लग रही है। बंदूकें रखी हुई, खोलो ना किताब फॉलो करके उसमें। जी पढ़े कि कुमैल आप पहले कह रहे थे कि भाई ये जो कुमैल वाली पॉडकास्ट करता है उसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं, वो बकवास होती हैं। हम आज पढ़ी लिखी बातें करेंगे, ये बातें करें, तुम मुझे बुलाएं तो वो बातें फिर हमें बताएं कि अच्छा जी मेंबर क्या होता है, उसकी क्या रिवायत, ये अब आप हमें खुलकर बताएं।
देखिए मजलिस जो है आप इस फॉर्मेट में देखते हैं कि मजलिस हो रही है, लोग आके बैठे हैं, एक मिंबर सजा हुआ है, अज़ा खाना है, सब ने काले कपड़े पहने हुए हैं, और जो जो ऑब्जर्वेशन है आप अपनी मुझे बताएं ताकि मैं उसको उस लिहाज से लीड करूं। आप मुझे बताएं ना कि इनका क्या रिवायतें हैं, जी जी जी, क्या डिसिप्लिन तो है, जब क्या इम्पोर्टेंस है। जनाब बीबी ज़ैनब को जब रिहाई के ऑफ़र की गई यजीद की तरफ से, तो उन्होंने कुछ शराइत रखी स्टेट से कि मुझे जी एक घर चाहिए, एक जगह चाहिए क़याम करने के लिए, और फिर वो मदीना आई तो उनको वो चीज़ें दी गई। वहाँ पे उन्होंने इमाम सज्जाद ने, जो इमाम हुसैन के बेटे जो बचे थे करबला से, वो और जनाब बीबी ज़ैनब वो जो उनकी बहन थी, वो तो वो खुतबे वैसे ही दे रही थी यजीद के दरबार में, और सब, जिसको मैं कहता हूँ कि फेमिनिस्ट मूवमेंट भी इसमें आपको इसका एंगल भी नज़र आएगा कि किस तरह ख़वातीन ने वो लीड की चीज़, और फेमिनिज्म का हम जो बात करते हैं, आज़ादारी सारी की सारी ख़वातीन की ही तरफ जी जी, और वो जितना ट्रिब्यूट है आज़ादारी का वो यही है कि 11 मुहर्रम से जो काफ़िला चलना शुरू हुआ है, तो हम जो जितना चलते हैं जी, जुलूस है, चलो चलो ये करो, वो उसी की याद में कि गर्म ज़मीनों पे नंगे पैर हम चल रहे हैं, जैसे काफ़िला हमारा चला था। बहरहाल तो वो बीबी ज़ैनब को जब दी गई और इमाम सज्जाद को दी गई, तो उन्होंने ये मजलिस का फॉर्मेट रखा रिवायत के मुताबिक, और वो शायर आते थे, क्या उनका नाम था, फरजदक, सही से आप दीजिए, फरजदक, तो वो आते थे, वो इमाम हुसैन का मरसिया कहते थे। मरसिया की अरबी रिवायत इसलिए इतनी आपको नहीं मिलेगी क्योंकि मरसिया अरबी लोग बात ही उसमें करते थे, शायरी में, तो वो उनको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती थी, वो जो भी फिलबदी आया वो कह दिया। जब मरसिया फिर लिखा जाने लगा वो पर्शियन रिवायत में, और सब पर्शियन में नोहे की रिवायत इसलिए इतनी ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी कि वो हाफिज़ और दूसरे उसलूब के लोग हैं, तो वो होते होते रिवायत ये हिंदुज़म में से, इंडिया से, सॉरी मैंने हिंदुज़म वर्ड यूज़ किया, इंडिया से होती होती, हिस्टोरिकली इस पूरे खित्ते के लिए ही लफ्ज़ जी जी जी, हिंदुस्तान जी जी, नॉट मीन अ रिलीजन, यस, जी 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 जी, बिल्कुल, सब लोग जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं वो लोग, तो चाहे उनका जो भी मज़हब हो, वो रिलेट करने लगे, और वो जो ज़बान बनी, हिंदी, उर्दू, जो भी आप उसको लश्करी ज़बान कहना चाहें, वो जब बनी तो उसमें वो इम्बेडेड हो गई। कमिंग बैक टू इमाम ज़ैनुल आबिदीन, वो फरज़क को बुला के करते थे मरसिया ख़्वानी, फिर एक हदीस होती थी जिसमें फ़ज़ाइल बताए जाते थे, हज़रत अली की, सबकी इम्पोर्टेंस बताई जाती थी, और क्या क्या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव किस किस तरह आगे बढ़ा, वो वाली बात सारी बताई जाती थी, और एंड में जो जो उस खानवादे के साथ मुसीबतें, मुश्किलें आई, मसाइब आए, मुश्किलात आई, वो बताई जाती थी, और जो जो उनमें शामिल होता था वो उनको कहते थे कि ये रसूल के उसमें याद कर रहे हैं। तो ये सारा फॉर्मेट बना, इसमें मिंबर की रेलेवेंस बन गई बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें ये लगा है कि मिंबर की तौहीन की गई एक ऐसे बादशाह की तरफ से जो शराब पी के नमाज़ पढ़ा दिया करता था और पता नहीं क्या क्या करता था, हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं सारे, तो उस तौहीन को हम वापस से उसको रिवाइव करना कि उसकी इस्मत बरकरार रहे, इससे कोई ऐसी बात जाए कि जो लोग अपना कल बेहतर कर सकें, उससे उस कुर्बानी का ये फ़ायदा हो कि आप उसी बेरा रवि में ना बह जाएं, आप कुछ बेहतरी लेके आएँ। मरसिया एक आर्ट फॉर्म बनी, इससे पहले कभी भी 6 बंद के उसमें नहीं लिखा जाता था, या तो गज़ल लिखा जाता था। सो बेसिकली बिफोर द इवेंट ऑफ करबला, मरसिया जो है ना, मतलब लाइक मरसिया इज बेसिकली, लफ्ज़ी मायने पहले बताया। हाँ, सो मुसद्दस, अब ज़्यादा नहीं पूछो ना, इतना आता नहीं नहीं, सो बेसिकली मरसिया जो है ना, मरसिया मुसद्दस होता है। मुसद्दस का मतलब क्या है कि ऐसी पोइट्री जो 6 के फॉर्मेट में लिखी जाए, ठीक है, 6 वर्सेस का पूरा स्टैंजा बनता है, जो अंग्रेजी के उसमें अगर बताया जाए तो 4 मिसरे होते हैं, फिर 2 मिसरे अलग होते हैं। तो 4 मिसरे जो हैं उसमें पोइट्री इस तरीके से होती है कि उसका जो काफिया होता है, राइमिंग वर्ड जो होता है, राइमिंग वर्ड 4 मिसरों का एक होता है, और उसके बाद फिर जो 2 मिसरे आते हैं वो उनका राइमिंग अलग पैटर्न होता है। तो ये मुसद्दस कहलाता है। 6 मिसरों का बेसिकली कपलेट जो होता है, अभी बी, यस, बेसिकली ये जब पूरा हो जाता है, सो मुसद्दस जो है वो उससे पहले लिखा जाता था। जैसे इन्होंने बताया कि अरब में दे वर वेरी प्राउड ऑफ देयर लैंग्वेज, स्टिल आर, तो लैंग्वेज के हिसाब से शायरी वगैरह हुआ करती थी। मिसाल के तौर पे जंग है तो जंग इस तरीके से होती थी कि एक तरफ से एक बड़ा वॉरियर आएगा बिफोर द क्लैश, एक बड़ा वॉरियर आएगा, वो अपना रजस पढ़ेगा, रजस होता है, रिजस होता है, मे बी मेरी वो प्रोनाउंसिएशन ऑफ होगी, वो रजस पढ़ा करता था, वो बताता था कि भाई मेरा लिनियज ये है, मेरी तलवार ये, और मेरा घोड़ा ये, और मेरा ये फलाना धमाका, दोनों साइडों से होता था। उसके बाद फिर वो जंग लड़ा करते थे, राइट। तो मुसद्दस इस शक्ल में लिखे जाते थे। करबला के वाक़े के बाद पर्टिकुलरली जो हुआ वो ये मखसूस ही करबला के लिए हो गया, और जो मरसिया का पूरा जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें यह है कि पहले इंट्रोडक्शन होता है
कि मरसिया किसके बारे में है, तो उसका इंट्रोडक्शन पूरा होगा, वो चेहरा कहलाता है। उसके बाद फिर डिपार्चर होता है, रुखसत, कि जब वो रुखसत हुए जंग के लिए तो उस खेमे में क्या हालात थे, मैदान की तरफ जब वो गए उसके पूरे क्या हालात थे, कि किसी ने रोका, किसी ने प्यार किया, किसी ने खुदाफिज कहा, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर आमद होती है कि जब वो मैदान जंग में जब आदमी आता है, वो अपना रजस पढ़ता है, सब कुछ पढ़ता है, या जब वो आता है तो वो किस शान से आता है, कि घोड़े पे जब बैठे हुए थे, जैसे इन्होंने घोड़ों का बताया कि अरबी घोड़ा होता था, तो हज़रत अब्बास के बारे में बताया जाता है कि वो इतने लंबे आदमी थे कि जब वो घोड़े पे बैठा करते थे तो उनकी रकाब ज़मीन पे लगा करती थी, राइट। तो अब वो आते हैं तो उनकी शान बताई जाएगी कि इस शान से ये मक्तल में आए। फिर यही है कि रजस पढ़ा जाता है कि क्या जंग पड़ी और सारा। हाँ, फिर उसके बाद फिर उनकी शहादत का हाल आता है कि जब वो जंग हुई तो जंग में किस तरीके से उन्होंने तलवार चलाई, फिर उनके ऊपर नेज़ा लगा, तलवार लगी, ये हुआ, वो सारी उसकी डिटेल्स आती हैं। एंड देन उसके बाद फिर बैन के अशार होते हैं। बैन क्या है कि मतलब जिस पे सिर्फ रोया जाता है कि हाय ये शख्स शहीद हो गया, राइट। तो अब ये जो मरसिया का पूरा एक जो स्ट्रक्चर है, इसकी इतनी पुरानी तारीख़ है कि करबला के बाद से जब जनाब ज़ैनब को रिहा किया गया, फिर वो वापस जब मदीने में आई तो जनाब ज़ैनब ख़ुद इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनका मतलब जो पूरा ख़ानदान था, वो सब ये वाक़यात सुनाया करते थे। वहाँ से फिर तशहीर होना शुरू हुई, इसके तबलीग भी एक तरीके से कह सकते हैं कि वहाँ से बेसिकली ये शुरू हुआ कि जनाब ये पूरा स्ट्रक्चर होगा कि शुरू में शेर व शायरी वाली बातें होंगी, मरसिया होगा। और मरसिया के बारे में पर्टिकुलरली ये है कि जो शायर होता था उसकी इतनी इज्जत किया करते थे हमारे अइम्मा कि जो उसको बाकायदा तोहफ़ा दिया करते थे कुछ, कि अपनी रिदा है जिस तरह, तो वो रिदा अपनी उसको पहनाए तोहफ़तन हदिया करते थे। मिंबर जो होता था बेसिकली मतलब एलिवेटेड जगह जहाँ पे जिक्र करने वाला अगर बैठेगा, तो जो शायर होता था, और हमारे उस्ताद इसका बड़ा तस्करा करते थे कि और किसी को इतनी इज्जत नहीं देते थे जितनी एक पर्टिकुलर शायर को या पढ़ने वाले को दिया करते थे, कि उसको ऊपर बैठाते थे, खुद नीचे बैठा करते थे। तो ये एक मतलब वो पूरा है। तो मजलिस का जो पूरा एक स्ट्रक्चर होता है उसमें शुरू में वही वो एक रिवायत चलती चली आ रही है कि सोज़ खानी होती है। अब सोज़ खानी जो है उसमें सोज़ क्या है, मरसिया का एक बंद अगर आप पढ़ें, 2 बंद अगर आप पढ़ें तो वो सोज़ कहलाता है। मरसिया अगर आप पूरा पढ़ते हैं या उसके 5-6 बंद अगर आप पढ़ते हैं तो वो पूरा मरसिया कहलाता है। इसमें बाकायदा रागदारी का भी इसमें इस्तेमाल है। ऐसा नहीं है कि ये एक रैंडम हमने कोई भी तर्ज बनाई और वक्का वक्का टाइप की और शुरू हो गया। इसमें बहुत सारी इसमें चीज़ें देखी जाती हैं। और इसमें चूंकि वो क्लासिकल म्यूज़िक, अच्छा इंडिया में पर्टिकुलरली अगर आप बात करें, और इंडिया से मुराद जाहिर है मतलब ये प्री पार्टीशन में बात करें तो पूरा हिंदुस्तान इसमें आ जाता है। सिंधियों की अलग तहजीब है आज़ादारी करने की, पंजाबियों का अलग है जो कि आजकल साउथ पंजाब अलग है, नॉर्दर्न पंजाब अलग है, आज़ादारी अलग है, गिलगित बल्तिस्तान में अलग तरीके से होता है, लाला मूसा वाली साइड, मियाँ वाली साइड आप चले जाएं तो बिल्कुल अलग है। फिर बन्नू में और थोड़ा बहुत जो वो वहाँ पे कुर्रम में साइड है वो बिल्कुल अलग है। आप कोयटा की तरफ आएँ तो उनकी आज़ादारी बिल्कुल अलग है। बल्तिस्तान जाएं तो हमारे यहाँ तो बहुत एक आम बात कराची में कही जाती है कि जुलूस जब गर्मियों में निकलता है, जो अब निकलेगा, तो वो तो बल्ती लोग पूरा चलाते हैं। हमारी तो हम तो बर्गर बच्चे हो गए, हमसे तो नहीं चला जाता, हम खत्म हो जाता है। तो जोहर की नमाज के बाद हम सारे तो ढूंढ रहे होते हैं कि रुमाल और शीरमाल कहाँ है अपना। वो पूरा जुलूस जो है वो आखिर हुसैनिया ईरानिया तक मातम करते हुए और जो हक है वो अदा करते हुए जाते हैं। तो खराज तहसीन है इन सारे लोगों को। जो कराची की आज़ादारी इतनी इंक्लूसिव है कि इसमें सारे कल्चर्स हमें नज़र आते हैं। वही कराची की जो वाइब है, सॉरी बात काट रहा हूँ, जो आप भी अक्सर बात करते हैं कि वाइब है और हर चीज़ है, वही चीज़ आज़ादारी के आप पर्सपेक्टिव से आप सोचें कि पूरे पाकिस्तान से, पूरे रीजन से लोग आए हुए हैं और अपने अपने स्टाइल से वो इमाम हुसैन को याद कर रहे हैं। तो फेस्टिवल या कार्निवल जिस तरीके से हुआ करता है कि उसमें मतलब मुख्तलिफ स्टेजेस लगे हुए हैं, हर आदमी अपने तरीके से परफॉर्म कर रहा है, तो इसमें भी यही होता है। मुझे जिस तरह होता है कि मतलब मैं शुरू में जुलूस के जाता हूँ जहाँ पे पुरानी अंजुमन नौहे वगैरह पढ़ती हैं, वो मुझे ज़्यादा पसंद है, तो मैं उसके लिए जाता हूँ। बाज़ लोग जो है मातम के लिए पर्टिकुलरली जाते हैं, उसका एरिया अलग होता है। आपको नहीं पसंद आप ना जाएँ भाई, आपको नौहे सुनने तो वो कर लें। एक पूरा मतलब लाइन से अलम लगे हुए होते हैं। जुलजना, अच्छा कराची की आज़ादारी में ये है कि जुलजना वगैरह बहुत ज़्यादा वाहिद आज़ादारी है जिधर बहुत सारे जुलझने हैं। जो अफोर्ड कर सकता है वो अपना अपना लेके आ जाता है। प्राडो वीगो की तरह सिस्टम है थोड़ा। लाहौर की आज़ादारी आप देखें कि मुख्तलिफ जुलझने होते हैं वहाँ पे, लेकिन वो एक उन्होंने लिमिट रखी हुई है कि करबला गामे शाह से लेके फना जगह तक एक
जुलझना चलेगा, जुलूस ही एक जुलझना का, हाँ एक जुलझने का, तो वो बड़ी उसकी सिग्निफिकेंस होती है कि वो सब इमाम एक ही जुलझने को फिर ढूंढते हैं अगर किसी को है ज़ियारत करनी है। तो यहाँ तो कोई मसला ही नहीं है, वो सीवीयू का घोड़ा भी आया हुआ है और मोना डिपो का भी आया हुआ है तो वो अलग ही सिस्टम है हमारे यहाँ। वो शाम में वहाँ लड़के सवारी भी कर रहे हैं उस पर और सभी कुछ हो रहा है। जैसे इंडिया में एक अल्लामा साहब यहाँ पे पढ़ने आए थे, उन्होंने बड़ा मज़े का वाक़या सुनाया था। वो कहने लगे कि भाई मतलब आप लोग तो माशाल्लाह आप लोग चूँकि एक मुसलमान मुल्क भी है तो यहाँ पे जुलझना वगैरह को इतना आप लोग प्रोटोकॉल देते हैं, तमीज़ से रखते हैं, सब कुछ है। हमारे वहाँ लखनऊ के या इलाहाबाद के कहाँ की उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ तो ये होता है कि वो तांगे वाला घोड़ा होता है, वो कल तक जो है वो तांगे वाला घोड़ा होता है और एक दिन बस उसको जुलझना बनाया जाता है और वो चला जाता है, तो मतलब वापस उस पर होता है। तो गरीबा के बाद फिर सवारियाँ ढूंढ रहा होता है। तो वो कहने लगा अच्छा, और फिर होता है कि वहाँ पे जुलझना को मौला कहा जाता है। तो वो यही हुआ कि ऐसा कोई जुलझना रखा था और अब जाहिर है कि गर्मी है, इतने सारे लोग वगैरह वो ट्रेन नहीं, यहाँ पे तो जुलझना ट्रेन होता है बाकायदा कि लोगों को हैंडल किस तरीके से करना है, या लोग ज़्यादा आएंगे तो वो परेशान ना हो। वहाँ पे बिदक गया तो एक साहब जो वो बड़े अकीदत से आगे बड़े हाय मौला करते हुए आए, तो घोड़े ने उनको लात मार दी और वो अब यहाँ पे लात लगी, पीछे गिरे, उठे तो अपने कपड़े झाड़ते हुए कहने लगे सही है मौला, कर लें आज, मिलेंगे तो कल वहाँ अड्डे पर तो ये खैर शिया ह्यूमर भी बाय द वे मतलब बड़ा मजेदार आपको मिलेगा। फनी वाकयात भी हमारे बहुत हैं कि जिस ज़माने में मोबाइल नहीं होता था और सारा कुछ, तो आप लास्ट पॉडकास्ट में शिया बच्चियों की भी आपने बात की थी। मैंने कौन सी क्या बच्चियों की इसने की थी यही था, आप सुन लीजिएगा। आपने कहा वो हॉट बच्चियां कहाँ हैं, हॉट बच्चियां कहाँ हैं? मैंने कब कहा ये? स्टार्ट में चले बात को आगे बढ़ाते हैं। तो अब उसमें हम ये देखते थे कि एक इमाम बारगाह बना नया, तो उसका प्लास्टर वगैरह नहीं हुआ था। मैं मर्दाना मजलिस में जाके बैठ गया, तो वो प्लास्टर थोड़ा सा हटाया, मैंने देखा हर उसमें कागज़ फंसे हुए हैं, क्या है ये, वो पानी वानी आता है, चक्कर क्या है? मैंने एक चिट निकाली तो उसमें लिखा हुआ है साइमा मैं तुम्हारे लिए एक लेटर लिख रहा हूँ, तुम 4 बजे वाली मजलिस में आओगी। तो ये उसने पूरी अपनी बात लिखी भी उसमें और अपना पैगाम चढ़ा के चला गया। फिर तो मैं दीवाना ही हो गया, मजलिस छोड़ छाड़ मैं तो दीवारें चुनने लगा वहाँ पे। मैंने सारी पर्चियाँ निकाली, सब देखा तो साइमा, लाइबा और खतीजा और सारी सुगरा और कुबरा, सारी उनमें उनका टाइमिंग और वो अनारकली अंचोली वर्जन तो वो सारे उन्होंने अपने पॉइंट सेट किए हुए थे। फिर मैंने पूरा अशरा वहाँ का देखा, तो वो दिन के टाइम लड़के आके लगा के जाते थे लड़कियाँ, और रात के टाइम लड़के वो अपने फंसा के, और सबने अपना पिलर और जगह फिक्स की हुई थी। तो ये रिवायत कहाँ से आ रही है? अकबर से, बाबर से, औरंगजेब से, एफबी एरिया से ये वो वाली है ये। तो ये टाइम भी हमने देखा है। फिर जिस लड़के का रिश्ता तय हुआ है तो वो अपने ससुराल के नीचे काला कुर्ता पहन के वही मातम कर रहा है, और उतार के जी काला कुर्ता उतार के अपने ससुराल के नीचे वही जुलूस से मातम कर रहा है और फ्लेक्स कर रहा है। उसकी सालियां है भाईजान का मातम तो देखो जरा। बात यही है कि मतलब लाइक जो अज़ादारी वगैरह है ना, मतलब इसका एक पूरा इकोसिस्टम है। मतलब लाइक एक वो वही स्टोइक फैलेसी एक है ना कि भाई अगर गम है तो हर 24 घंटे गमगीन नहीं रह सकता आदमी। वो ये वाली एक चीज़ है। मतलब एक दिन भी मिसाल के तौर पे आशूरे का दिन अगर है तो आशूरे का दिन तो चलो उस चीज़ के लिए मखसूस होता है, लेकिन बाकी दिन भी अगर हो रहा है तो उसके अराउंड एज ह्यूमन बीइंग्स हम विद ऑल आर फ्लॉज एंड एवरीथिंग बड़ी मज़े की कहानियाँ भी उसमें होती हैं। कि एक मौलाना जो है उन्होंने घोड़े पे पढ़ दी थी मजलिस, उसमें से लोगों किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो वो अंचोली में दीवारों पे लगा यजीद का घोड़ा कैसे चलता टक 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 इस टाइप की चीज़ें हो रही हैं। या ये जो होता है कि भाई मतलब अपना घर जब आएगा तो शर्ट उतार के कस के मातम करेंगे, उसके अलावा जो है वो जुलूस में सुट्टे मार रहे हैं, चरसें पी रहे हैं, दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। शब्बेदारी का पूरा कल्चर है बाय द वे, जो कि अब तो बहुत डिफरेंट लगता है, लेकिन शब्बेदारी का कल्चर होता था कि मतलब ये यही इसको उससे इक्वेट कर सकते हो, वो जो बर्निंग मैन वगैरह टाइप का है ना। बर्निंग मैन बना दिया तुमने। वो होता है ना क्योंकि उसका पता है क्या, सारी रात बेसिकली अंजुमन जिस तरह होती है। मतलब पहले तो लफ्जी मायने बताइए ना कि शब बेदारी कि मतलब पूरी रात आप जागे, और बेदारी को उसको भी कहा जाता है कि जब आप बेदार हुए, आपने अपनी पिछली चीज़ें छोड़ी और बेदारी आप में बड़ा शऊर आ गया, तो वो उससे रिलेट की जाती है। तो लोग बड़ा नोहा सुनने और वो देखने नए बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, और एक तरीके की नर्सरी होती थी, पूरी रात मातम हो रहा है, साहिब ब्यास अपना वो कर रहे हैं, इसमें शेर व शायरी भी है और शायर बैठे हुए तनकीद भी कर रहे हैं कि यार ये क्या नोहा लिख के दे दिया लड़कों को, और वो लड़के बता रहे हैं यार ये तो तर्ज ही नहीं बन पा रही, ऐसी गंदी शायरी लिख के दी है इस दफ़ा।
तो ये सारा वो कल्चरल अदबी एक माहौल होता था उसका। ये मातमी अच्छा है, हाँ, ये फिर अच्छा फला लीड मातमी करता है। जो है जब आएगा तब फला नोहा पढ़ेंगे तो बड़ा जबरदस्त मातम होता है, और ये बड़े अच्छे मातमी लड़के हैं, बड़े सॉलिड हैं, बड़े ये हैं वो हैं, हर तरह की बात इसमें होती थी। तो ये शब्बेदारियाँ हुआ करती थी पहले, जिसमें हम नए नोहे, नए लोग, नए बच्चे, नए अंजुमने चीजें डिस्कवर होती थी कि यार वो फला आवाज मैंने फला और जगह होती सुनी। अभी भी है, बस अब ये है कि मतलब लाइक बिकॉज अब वो होती है, अब commercially- उसमें देखें बीट का बड़ा मसला आ गया है ना। पहले तो हम बीट करते थे, अपने आप को बीट कर रहे हैं, अब वो इलेक्ट्रॉनिक बीट्स आ गई हैं उसमें। तो वो बीट्स से बीट तक का सफर हमने तय किया है। बट बीट तो हमेशा से होती थी, तो इवन अगर जो क्लासिकली जी जी, वो तो It's on बीट है a ना। rhythm. मैं बात नहीं, but अब वो always on- डिजिटल बट वो डिजिटल हो गई ना वो। अच्छा। पहले नौहों का होता था एक जिस ड्रम तरीके से। कुछ होता है ना, नहीं ड्रम खारादर वाली साइड में जो खारादर, नगाड़ा और हाँ, वो सब हाँ, बजता हाँ, है, वो उसमें होता है। वो सारा आप देखें तो वो वहाँ की गुजरात की और लोकल एरिया की रवायत है कि साथ वो कहते हैं नगाड़ा बज रहा है, जंग का नगाड़ा भी होता है, और सारा तो उसको नकारा, तो वो उसको सिंप्लीफाई करते हुए कि जी जंग का माहौल है तो जंग के इंस्ट्रूमेंट्स हम बजा रहे हैं और वो सारे लेके जा रहे हैं। लेकिन मैं तो अजरा मजाक एक बात की थी कि बीट का था सफ़र, बीट से बीट तक हमने तय किया है कि थड़े से हम स्टूडियो में ले आए, तो स्टूडियो में आके पता चला नोहा खानों को यार नोहे के साथ तो बहुत कुछ किया जा सकता है। तो वो फिर अब बहुत कुछ करके हमें दिखा रहे हैं और हम देख रहे हैं बड़े शौक से उनको। ये है असल सारी बात। कोई ज़रूरी बात रह गई या लोगों के सवाल कर लें? लोगों के सवाल कर लो। आई थिंक वो तो ये है कि मतलब ये इस पे तो बात करेंगे तो मतलब देयर इज नो स्टॉपिंग इट, बिकॉज़ बहुत सारी इसमें नोहे की भी रिवायत, बाय द वे हमने जो शब्बेदारी की बताई, नोहे की भी ये रिवायत है कि वो साहिब ब्यास आके अपना पढ़ रहा है, फिर वो नोहा कह रहे हैं। नोहे पे जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो दोनों तहजीबें मिल जाती हैं, बीट और साउंड दोनों आ जाती हैं, तो वो तो पूरा एक म्यूज़िक की फॉर्म ले जाता है वो। तो अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसको किस तरह का बनाना चाह रहे हैं। अगर हमारे दिमागों में ये सब कंज्यूम हुआ है, मुन्नी बदनाम, शीला जवान और ये और वो, तो वो फिर ऐसा ही प्रोडक्ट बन के निकलेगा। और अगर आप चाह रहे हैं कि आवाम मुझे पसंद करे, मेरे लाइक्स इतने आ जाएं, मेरे ये आ जाएं, तो वो एक छिछोरा सा प्रोडक्ट बन के निकलता है। लेकिन जो लोग अपने होने का एहसास इस तरह दिलाते हैं कि हम इमाम हुसैन को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, तो फिर वो नोहा आज भी स्टैंड आउट करता है। वो चाहे कोई भी पढ़े, वो हिंदू का हो, मोहम्मद के हम प्यारे हैं हुसैन, क्या है वो, आप कुछ शायरी भी पढ़े ना। मैं तो ये कहूँगा ऐसा मौका है कुछ इस तरह का। इसको समझ में नहीं आएगी ना तो। नहीं तो हम उनको इंग्लिश में समझा। पढ़ लें। ओ हुसैन नहीं यार। सो हाँ, शायरी वगैरह के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें, दो चार चीज़ें तो मैंने पर्टिकुलरली पढ़ी। सोज खानी का एक अलग एक बाय द वे वो अलग ही एक पहलू है जो क्लासिकल म्यूज़िक की चीज़ों को बरकरार रखता है। उसमें राग वगैरह भी होता है, मुख्तलिफ इलाक़ों की अलग अलग सोज खानी है, अलग अलग तरीका है प्रेजेंट करने का। बिल्कुल करता हूँ, एब्सोल्युटली। कुछ सुनाएं सो सुनाऊँ जी जी यार? तुम्हारा एको होता है वो एको वाला effect। वाली बात कर दी ना आपने। गला नहीं यार, खराब है। कैमरे बाहर है। गला खराब है। मैं न्यूट्रल चीज़ क्या सुना सकता हूँ? सर शाहस्त हुसैन सबसे है, वो लिखा हुआ भी उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन ने। इसका उर्दू वर्जन मैं सुना देता हूँ। हाँ हुसैन, हाँ थोड़ा आस तो दो यार। हाँ हुसैन शाह भी है और बादशाह भी है। हुसैन दीन भी है और दीपनाह भी है। न कि यजीद की बैत कटा दिया सर को, न कि यजीद की बैत
कटा दिया सर को इसी बिना पतो बुनियाद ला इलाह भी है हुसैन शाह भी है। तो ये है जिस तरह, तो ये मैं नहीं एक्सपेक्ट किया था इतना अच्छा पढ़ोगे तुम यार। आप नहीं मुझे नहीं पुराने आप मुझे सिर्फ टोकन शिया फ्रेंड के Very good, sir. Very good, Kumail. I'm more than just my belief, okay? वेरी गुड यार। वो मुझे कह रहे हैं भाई क्या हो गया पीछे ओह सर तुम्हें लगा कुमैल, Oh, कुमैल की बात हो रही है। Of course, of कुमैल course. की बात हो रही है। मैं यही कहा, मुझे इज्जत मिल रही है। आप सेंसर्ड हैं, आपको पहले ही बता दिया गया। हाँ, ये तो काट दिया ना। ओह, यार वेरी गुड कुमैल, थैंक्स यार। कुमैल जाफरी, वेरी गुड यार। लोगों ने थोड़े बहुत सवाल भेजे थे जो मैंने अच्छा, इस पे हमने अपने आप पे तनकीद वाला जो करना था वो हमने नहीं किया, जो या जरूरी नहीं नहीं, अपने ऊपर नहीं समझता। करते, हम सही हैं, वेल लेफ्ट करते हैं हम ठीक हैं यार। अच्छा ये सुन्नी लोग जो है ना, ये लोग ये पूरी हलीम रेसिपी ड्रॉप करो। पूरी हलीम रेसिपी बिल्कुल ये एक सुन्नी बच्चा पकड़े। हाँ, इसमें एक इनकी वाली रेसिपी होगी जिसमें बहुत कुछ जाएगा उसमें, लेकिन एक बेसिक फार्मूला ये दो तरीकों से बनता है हलीम। एक है एक शान मसाले से और एक नेशनल। एक कोरमे के स्टाइल से बनता है जिसको गोश्त को आप तैयार करते हैं फिर दालों को हल करके बनाते हैं, और एक है खानदानी तरीका, वो हम नहीं बता सकते। सुन्नी बच्चा कहाँ ईदी से लेते हैं, कहाँ सोर्सिंग क्या है आपकी? वो बच्चा जो है उसको हम बेचारे को समोसे की या किसी की लालच में लेके आते हैं, आजा बेटा तुझे काम दिखाएं, उसका काम उतारना पड़ता है बेचारे का। हलीम की रेसिपी पता नहीं रिकॉर्ड हुई कि नहीं, लेकिन मुझे एक किस्सा ज़रूर अपने बचपन का याद आया। फील्डबेरिया का हमारी नानी का घर हुआ करता था और कज़न्स के दोस्त वो सारे जमा हुए हैं, जैसे होता है एक माहौल, और उस ज़माने में इतनी कोई तफरीक और ये सब भी नहीं था। तो हमें आज भी याद है हम मजलिस में जाते थे IRC की इमाम बारगाह, और जो हमारे सुन्नी बॉयज़ होते थे वो पूरी रात हलीम का गोटा लगा रहे होते थे। गोटा क्या बोलते हैं आप लोग? गोटा लगा रहे होते थे और नाइट मैच चल रहा होता था। तो शिया लोग कोई उनको नहीं कहते थे ये 9 मुहर्रम की रात को आप गेम खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, और वो हमें कुछ नहीं बोल रहे होते थे। और लूडो भी होती थी, क्रिकेट भी होता था, और बीच में हम मजलिस भी कर रहे होते थे, और वो हमारी बातचीत जो होती है नॉर्मल, वो हमारा उस तरह मजाक भी उड़ा रहे होते थे। ऐसा नहीं था कि तुम ये नहीं बोल सकते आज के दिन मुझे। तो ये हमने तो ऐसा कराची और ऐसा बचपन देखा है, और ये मैं ज़्यादा कोई पुरानी कोई इतना बुढ़ा भी नहीं हूँ, 90s की मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये 90s का कराची है। पॉडकास्ट के बाद खून वाले हलीम का न्याज का एहतमाम होगा। जी बिल्कुल। आज वैसे 8 मुहर्रम है तो आज हाज़री का दिन है, आज हज़रत अब्बास की हाज़री होती है, तो कोई कीमे का गोश्त का कोई आइटम होता है, शामी कबाब, और नालो कोई रोटी शोटी, तो आज ये वाला दिन है। हाउ टू स्कोर शिया बैडीज, लाइक हाउ कैन वन प्रिटेंड बीइंग शिया विदाउट रिस्किंग मातम? यार शिया बैडी नहीं होती यार, कनीज़ा होती है वो। ये गलत लोगों से पूछ रहे हो ना आप, बैठियाँ कहाँ से? वो बताया ना उन्होंने लिखकर, साइमा पिलर में साइमा पिलर में लाइबा। डाल। जो बिल्डिंग ज़ेरे तामीर है और वहाँ मजलिस हो रही है तो वहाँ बहुत स्कोप है, लेकिन इसके लिए आपको अगर मातम से अवॉइड करते हुए अपने आप को शिया लुक देनी है तो बस साईं अली अली करें आप, बस ख़त्म हो गई बात, अली अली करते जाएं, वो खुद ही जो होना होगा वो हो जाएगा। आजकल वैसे हाँ काले कपड़े का तो कॉमन भी हो गया है बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने देखा है कि मेरी जो आर्च नेमेसिस फैशन डिजाइनर है उन्होंने मातम कलेक्शन भी, दिस कैपिटलाइजेशन। जी हाँ जी, बिल्कुल जी। है, बिल्कुल है। सर इसमें ये मैं कहूँगा कि गुल अहमद और ये जितनी लॉन वाली कंपनियां हैं, सॉरी मैंने नाम लिया, लेना नहीं नहीं गुल चाहिए, अहमद क्या टेंशन है। लेकिन वो जो लॉन बनाती हैं कंपनीज, वो बहुत सालों से 50-60 साल से इस चीज को कैपिटलाइज कर रहे मुहर्रम हैं। कलेक्शंस आते हैं ना। औरतों की अरे कलेक्शन, ऑडियोनिक का मुहर्रम वो जी जी हाँ। जी जी, अरे वो अच्छा स्पीकर एक ही है। ईद उल मिलादुन नबी भी आता है वो। नहीं नहीं स्पीकर वही है, वो मुहर्रम में लाल हो जाता है और मिलाद में ग्रीन। मुस्लिम शावर भी तो है ना सर, मुस्लिम शावर। वो स्पीकर्स का वसीम बदामी है। शो जो भी हो ये स्पीकर चलेगा भाई। PSL से जंग तक PSL, रमजान, जंग, पॉलिटिक्स, हाँ। कभी कभी तो उसी दिन जी जी रात जी, जी, में जोश, व्हाट इज दैट शो, व्हाट इज दिस क्रिकेट शो कॉल्ड, हर पुरलम्हा या हर लम्हा पुरजोश, हर लम्हा पुरजोश, और फिर उससे 1 घंटा पहले सियासत में आज ईरान बदामी साहब शाम को भाग के कभी इधर कभी उधर, यार बिल्कुल मैड टैलेंटेड बंदा। सजा खाने से निकले उस सजा नहीं नहीं ये वहाँ नहीं अप्लाई होता। नहीं Why do शिया से या मदद? बताइए आप बताइए। इसका सीरियस जवाब। मदद
जब चाहिए होती है तो कर लेते हैं यार, मतलब जो हमें हमारी मदद कर सकता है हम उसको बुलाते हैं ना यार। तो इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है, जो अल्लाह मियाँ की तरफ से ही मदद आती है, लेकिन वो आती किसी न किसी के थ्रू है। तो मौला अली को मुश्किल कुशा कहा जाता है, और मुश्किल कुशा पर्टिकुलरली जो कहा जाता है वो इस तरीके से है कि जब भी मुसलमान जंगों में बिलखुसूस मसाइल में जब फंसे हैं, तो ये है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली से ही इवेंचुअली कहा है कि भाई आप ही आके ज़रा इंटरवीन कीजिए। तो वो ज़ाहिर है उनके कॉन्टेक्स्ट में मदद वाली बात नहीं है, उन्होंने असाइन किया उनको, तो उसकी वजह से मुश्किल कुशा कहा जाता है। जंग खैबर का है जिस तरीके से, उसमें तो बल्कि उनकी आंखें भी, जंग खैबर का ही है ना कि जब आशूब चश्म था कि मतलब उनकी आंखें भी सही नहीं थी, तो रसूल खुदा ने अपना लुआब दहन, जिसको मतलब थूक कहेंगे लेकिन सलाइवा जो है वो अपना उनकी आंखों में लगाया और कहा कि मतलब ये जंग तुम ही जिता सकते हो। मरहब को 2 टुकड़े करना, कि मरहब एक ऐसा वॉरियर था कि जिससे बड़े बड़ों के कांपे टांग जाती थी। बिल्कुल इतना नहीं कहा करो यार, पीपल्स पार्टी की फंडिंग नहीं रुक जाएगी इसके बाद तो नहीं आएगी इस पॉडकास्ट, ये आखिरी था। इस पॉडकास्ट में जरदारी साहब को मौलाई बोला है, हम सेफ मौलाई बोले, और एक और लफ्ज भी बोला है। नहीं वो नहीं, जी वो तो सेंसर कर दोगे ना, वो बोला है सर। तो खैर वो उसमें ये है कि मतलब मिसाल के तौर पे वो है कि भाई एक शेर भी है, दो किया मरहब को हैदर ने तो बोली जुल्फ़िकार, हाथ ऐसा चाहिए तेगा आज़माई के लिए। तो ये मौला अली आर्टिस्ट की तारीफ नहीं करनी चाहिए, फिर वो हर इवेंट पे गिटार ले आते हैं। ब्रो एक दफा आप इनकी कर रहे थे आपने, लेकिन आप इनकी कर रहे थे, एक दफा कर दो ना हर मौके पे कि यार चाय चाहिए। 3 पॉडकास्ट कौन सी जनाब भाई, 3 पॉडकास्ट लगे हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। गलत पॉइंट पे गलत कॉन्वर्सेशन शुरू हुई। ये वाली बेसिकली बात थी कि कल मैं अलम उसको दूंगा जो कर्रार होगा और गैर फर्रार होगा, जो लड़ने के लिए आगे होगा। और वो ये था कि सब लोग इस एंटिसिपेशन तैयार होगा, तो सब लोग इस एंटिसिपेशन में बैठे थे कि ओह अब देखते हैं कि कौन वॉरियर होगा। सब लोग आगे बैठे, अच्छा हमें अलम मिलेगा, किसको मिलेगा, क्योंकि अली जो हैं वो तो बीमार हैं। ये भी एक पूरा था। तो उसमें था कि उन्होंने अपना लुआब दहन लगा के उनको रिवाइव किया पूरा, और फिर उनके हाथ में अलम दिया कि आज इस्लाम की जो बका है वो तुम्हारे हाथ में है। और उन्होंने मौला अली को इस मकाम पे बचाया। जंग ओहद के टाइम पे कि मतलब रसूल खुदा को बचाने वालों में जो 2-4 लोग मौजूद थे, उनमें एक ही मौला अली थे जो सबसे तेज़ तलवार चला रहे थे। आपको कहा यह जाता है कि भाई सिर्फ मौला अली थे, वो शायद अकीदे वाली बात आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है, हो सकता है दूसरे और लोग भी थे। लेकिन बहरहाल फैक्ट ये है कि मौला अली की तलवार टूट गई थी, तो अल्लाह मियाँ की जानिब से एक तलवार उनकी तरफ आई, जो वो अपनी नस्ल की एक ही तलवार है, 2 धारी तलवार थी जिसको जुल्फ़िकार कहा जाता है। और वो तलवार मौला अली के लिए ही थी और मौला अली के ही हवाले रही, और वो अल्लाह मियाँ की तरफ से आई थी। और जंग खैबर में तो पर्टिकुलरली खैबर के किले का दरवाज़ा था जिसको 20-30 आदमी सिर्फ खोला कर सकते थे, वो मौला अली ने एक हाथ पे अपने बुलंद किया और उसके के थ्रू ब्रिज बनाया था, जिसके बाद फिर खैबर का किला फतह हुआ था। बाद सीज रहा, कुछ 40 दिन सीज था अच्छा खासा, किसी तरीके से टूट नहीं रहा था। तो फिर मौला अली को रसूल खुदा ने हुक्म दिया। और मौला अली ने बाय द वे, मतलब ये ऐसा नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती का एक ऐसी मिथ बना रहा हूँ कि जिसमें मौला अली को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाए। मौला अली के इस बारे में अक़वाल मौजूद हैं कि भी है बड़ा अच्छा। बिल्कुल, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा था, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा, उसका रजस है पूरी, मतलब उसकी डिटेल्स हैं व्हेन यू गेट इनटू इट। और ये है कि बेसिकली मतलब मौला अली का ये पूरा एक सिनेरियो है, और मौला अली ने इसमें मतलब जो उनके अल्फाज हैं वो यही है कि ये सारी जितनी भी क़ुव्वत है ये परवरदिगार की दी हुई है हाँ, कि शाह मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वत परवरदिगार ला फ़तह इल्ला अली ला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़िकार, कि मतलब ना अली जैसा कोई बहादुर है, ना ज़ुल्फ़िकार जैसी कोई तलवार है। तो वो उस सेंस में है कि या अली मदद पर्टिकुलरली इसलिए बोला जाता है कि अल्लाह ताला भी ज़ाहिर है मतलब जो आपकी मदद करेगा वो किसी न किसी वसीले के थ्रू करेगा ना। तो वो एक वसीला जो है वो सबसे ऑथेंटिक, जिसके ऊपर रसूल खुदा ने खुद रिलाई किया है, रसूल खुदा ने उनको हुक्म दिया इस चीज़ का
तो वो मौला अली का है, तो इस वजह से ये अली मदद कहा जाता है। जो इस्तदलाल लिया जाता है, कुरानी इस्तदलाल है, वो जो नमाज में हम सूरत पढ़ते हैं कि ये अल्लाह हमें सीधे लोगों के रास्ते पे चला, इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पे चला। तो इनाम याफ्ता जब लोगों का जिक्र ही कुरान में आ गया है, वो कौन लोग थे? वो हम सबका काम है ढूंढना। हमारे अकीदे के मुताबिक वो हमारे आइम्मा थे, तो हम उनसे। इसमें जो मौला लफ्ज़ की एटमोलॉजी जी जी जी, तो उसमें भी लोग उसमें भी बहुत ज़्यादा है। हज़रत अली के लिए क्यों मौला का लफ्ज़ कहते हैं क्योंकि ये जब गदीर खुम का वाक़या हुआ तो रसूल खुदा ने कहा कि जिसका मैं मौला। अब वो मौला के मायने ये नहीं थे कि जिसका मैं दोस्त, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो फिर उस्मान गनी हैं, अबू बकर सिद्दीक हैं, सब हैं, तो वो हज़रत अली तो सिर्फ हज़रत अली हैं, तो हमने कहा मौला अली हैं वो। इससे ही कनेक्टेड अगला सवाल है कि ये अलकाबात में से है, कोई मैं किसी को कम या ज़्यादा दिखाने के लिए नहीं कही ये बात, लकब के उससे है। व्हाट कॉज्ड करबला टू हैपन? जी, वाज इट मुस्लिम नेशन फॉरगॉट द इवेंट ऑफ गदीर व्हिच लेड टू करबला हैपन? नहीं, ये एक बड़ा वैसा है कि आपने बड़ा आराम से कह दिया कि जी गदीर को भूल गए तो करबला हो गई, ये हो गई। ये बड़े पुराने मामलात हैं। इसमें दो कबीलों की जंग का भी अंसर है जो बहुत इस्लाम से पहले से चल रहा था, एक उसका अंसर भी नज़र आता है, एक पावर स्ट्रगल भी नज़र आती है कि एक पुराना बसा हुआ सियासी ख़ानदान जो है वो मक्का की सीज के बाद उसकी पावर डायनामिक्स चेंज हो गई, तो ज़ाहिर है उन्होंने फिर दूसरे तरीक़ों से रिटेलिएट किया, एक नई चीज़ आई, उसमें बहुत सारे अवामिल हैं। हम इसको सीधा सीधा कह दें कि जी इस वजह से ये हुआ था और ये हुआ था, मुझे चाय पी ली थी तो उसकी वजह से पेट ख़राब हो गया था, ये इस तरह का इतनी सादा चीज़ नहीं है ये। मैं एक सेकंड के लिए तो कंफ्यूज ही हो गया था। नाम पढ़ो इसका, तीसरे वाले का। ओह मैं समझ गया, साहिल अजीम ने सवाल पूछा है। मैं ये नाम लेना भी कंफ्यूज, बहुत ही करीब है, पॉडकास्ट कैंसिल हो सकती है, बहुत ही करीब है। साहिल अजीम ने सवाल पूछा है, व्हाई इज देयर सो मच स्टार्क डिफरेंस बिटवीन ईरानियन शिया कल्चर एंड पाकिस्तानी व्हेन इट कम्स टू रिचुअल्स? बिकॉज़ इट्स अ डिफरेंट नेशन। डिफरेंट नेशन, सबसे बड़ी बात डिफरेंट नेशन है। दोयम के ये उनके उसमें जो डिसिप्लिन नज़र आता है वो ये नज़र आता है कि पूरी की पूरी कौम एक ही फ़िरके की, एक ही कास्ट की है, और हम लोग जो हैं हम मिक्स हैं सारे। तो जैसे मैंने तस्करा किया कि उसमें अहले सुन्नत भी हैं, उसमें सिख हजरात भी हैं। आज भी जो अंचोली में मजलिस होती है उसके इर्द गिर्द सारे मज़हब के लोग आते हैं, बैठते हैं, और वो आप यूट्यूब पे सारे देख सकते हैं आराम से, कोई ऐसा वो नहीं है। Do Shias believe in the rebirth of Imam Ali and his enemies, him pushing them and things मौत like that? कुल्लो नफ्सन जायकातुल मौत, जिसकी मौत आ गई वो रीबर्थ का कोई सवाल पैदा नहीं होता। तो हम तो इमाम गायब के वो हैं अकीदे पे। Big fan of bin physics, do you think blocking MA Jinnah road is justified? हाँ यार, ये अगला कंटेनर आपको भिन्न फिजिक का ही लगा हुआ मिलेगा इसमें। ये वो टॉपिक है जिस पे हम बहुत बात करते हैं। अब इसमें रिवायत तो यही थी कि बीवियों को सरे बाज़ार चलाया गया, तो जो सबसे बड़ा बाज़ार है हम वहाँ पे हम खुद चल के ये सिग्निफाई करते हैं कि जी हमारे साथ ये हुआ। अब इसको ब्लॉक कर देना वो वाली सारी चीज़ है, ये हम इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। आज़ादी हर तरह की होनी चाहिए, और जिसको हमने वही मैं बात करूँगा, सॉरी फिर मैं आपको अपने 90s और वो पुराने नॉस्टैल्जिया में लेके जाना चाहूँगा कि हमने तो ऐसा कराची देखा है कि जिसमें जब 96 का वर्ल्ड कप हुआ है तो पूरा 3 तलवार सजा हुआ भी देखा है, और हमने ऐसा भी कराची देखा है जो पूरा जल चुका था और इंसानी गोश्त की हमने बदबूएं सूंघी हैं बम ब्लास्ट में। तो जाहिर है सिक्योरिटी का एक मसला है, तो हम इसका कुछ कर नहीं सकते। क्लैरिफाई करने की जरूरत नहीं थी, हमें ये नहीं लगा कि आप बारबेक्यू पे थे। अच्छा, जो हमें भी बॉम्ब ब्लास्ट ही लगा था, लेकिन वो क्लैरिफिकेशन जरूरत नहीं थी, समझ गए थे। बता चाह रहा हूँ कि ये चीज हमने खुद पर्सनली सूंघी है, मतलब इंसानों का गोश्त हम लोग सूंघ के। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो जनरेशन है उसने तो सब कुछ देखा है नहीं, और वो बचाने के लिए इंसानी जान के लिए अगर वो सील कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो अब मैं इतना कोई सिक्योरिटी वो नहीं हूँ, तो मैं इस पे उसमें कुछ कहा नहीं जाता। एग्जैक्टली, ये बड़ा मसला यार वो है। दूसरे ये कि जब जुलूस हुआ करता था ना, ये अगेन जो कुमैल ने बातें की हैं उसमें एडिशनली ये भी है कि हमने बचपन में जो जुलूस देखा है, हमने नहीं देखा कि दुकानें बंद नहीं देखी, एमेजिना रोड पे हम शॉपिंग करते थे। हाँ, खुली हुई दुकानें, जिसको अपनी शॉपिंग वगैरह करनी है वो कर रहे हैं। सदर का जो इलाका है, सदर का इलाका एक्चुअली ओपन होता था, लाइक आई सेड कि मतलब उसमें तो सुन्नी जुलूस पूरा शामिल हुआ करता था, अहले सुन्नत का, और ये बोहरी बाजार वगैरह सब खुला हुआ होता था उस वक्त।
कोई ऐसी इसमें ये बात नहीं। पर्टिकुलरली जो है, और जुलूस का जो पूरा पॉइंट है ना वो यही है, डिसरप्ट नहीं करना। हाँ, शहर के मामलात हमें खराब नहीं करने के जी, सब बंद करो और आज हमारा ये टर्फ वॉर नहीं है, ये कोई हमारा झंडा लग जाएगा तो हम बड़े खुश हो जाएंगे। और जुलूस ये तो अब शियों के लिए हो गए, जुलूस कभी भी शियों के लिए था ही नहीं। शियों की तरफ से उस पे था कि मतलब तबलीग का एक पार्ट है ना। फिर इसमें हमने ये जुल्म बड़ा किया, पहले सिर्फ 10 मुहर्रम को या 8 मुहर्रम को या चहलों पे जुलूस निकला करता था, अब गली गली कूचा कूचा तारीख ब तारीख हर जगह जब जुलूस निकलेगा तो ज़ाहिर पब्लिक न्यूसेंस वो क्रिएट करेगा। और कंप्लेन करना जायज़ है। हम सब रोडों पे फंसते हैं, मैं और हम इस वक्त मेरा नहीं ख्याल हम शाम के टाइम गुलिस्तान जौहर या किसी इलाके में इतना आराम से घूम सकते हैं, ये जो अभी इस वक्त हालात बने हुए हैं। Shia Islam places a deep emphasis on the historical suffering around the martyrdom of Imam Hussain and the persecution of his family. To what extent this focus shaped Shia identity around a philosophy of perpetual victimhood, and is it possible or even desirable for Shia Muslims to evolve beyond this narrative in shaping a more modern and more inclusive identity? I think we had, ये सवाल है या स्टेटमेंट? हाँ मतलब ये स्टेटमेंट ज़्यादा लग रही है, लेकिन आई थिंक वी हैव एक्चुअली डिवॉल्व्ड इनटू दिस फिलॉसफी ऑफ विक्टिमहुड, जो कि पिछले 30 साल में, यही अगेन पूरी पॉडकास्ट में हमने यही बात की है कि जो सफरिंग वगैरह शियों की रही है पर्टिकुलरली पाकिस्तान में, वरना शिया जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, इवन दो हम कोई ईरान के सपोर्टर्स पर्टिकुलरली नहीं है, शियाइज़म तो ये है कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए और आपके सामने है। आई थिंक इसका सही जवाब तो आपको पिछले महीने में मिल चुका है कि एक ही मुल्क है जो इमाम हुसैन के नाम पे चला करता है, उसमें बहुत सारे मसाइल भी हैं, उससे हम कोई अग्री नहीं करते, उसकी वजह से पाकिस्तान में शियों ने बहुत नुकसान भी उठाया। लेकिन ये है कि अगर ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे देखा जाए तो शिया होना विक्टिमहुड नहीं है। इमाम हुसैन, मैं पिछली पॉडकास्ट में आपको बता चुका हूँ, इमाम हुसैन के ऊपर जुल्म बहुत हुए, हर तरीके का जुल्म, जो जुल्म हो सकता था वो इमाम हुसैन पे हुआ, उनके खानवादे पे हुआ, लेकिन मजलूम उन्होंने अपने मुंह से या मतलब खुद वो मजलूम के तौर पे अपने आप को पेश नहीं किया। ये तो मतलब एक पूरी मूवमेंट थी। ना इमाम हुसैन कभी रेवोल्यूशनरी थे ना कुछ थे, वो सिर्फ यही चीज़ दिखाना थी कि हम विक्टिम नहीं हैं, मुश्किल हालात हैं, सब कुछ है। बल्कि सबसे ज़्यादा तो ये है कि भाई सबसे ज़्यादा जो चीज़ इमाम हुसैन की सिखाई जाती है पर्टिकुलरली कि एक एक बच्चा शहीद हो गया, एक एक दोस्त शहीद हो गया, कोई भी नहीं बचा, लेकिन उसके बाद भी इमाम हुसैन ने अपने हाथ बुलंद करके परवरदिगार का शुक्र अदा किया। लेसन तो ये है कि आपकी अपनी परेशानी तो क्या ही होगी। आजकल तो मतलब लाइक डिप्रेशन और एंग्जाइटी के नाम पे किसी भी चीज़ पे लोग रोना शुरू कर देते हैं। विक्टिमहुड तो उस लेवल तक पहुंच चुका है कि जहाँ पे हर आदमी अपने आप को विक्टिम बना देता है। नथिंग अगेंस्ट दैट बाय द वे, और डिप्रेशन एंग्जाइटी वगैरह सब अपनी जगह मौजूद हैं, बीमारियाँ वगैरह, लेकिन ये कि अपने गम को बड़ा बना के पेश करना आई गेस इंसानी फितरत भी है। अपनी तकलीफ़ इंसान को ज़्यादा ही नज़र आती है, लेकिन राइजिंग अबव इट, वी यूज टू बी अबव इट। अल्लामा रशीद तुराबी की मजालिस आप देख लीजिए, अल्लामा तालिब जौहरी की मजालिस आप देख लीजिए, आप यही नोहे वगैरह की जो हमने बात की है, जो अर्ली टाइम्स थे पीटीवी के, मतलब जो क्लासिक नोहे वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें उसमें आपको नज़र आएगा कि पीक ऑफ पोइट्री, पीक ऑफ इवन म्यूजिकल सेंस, हाँ, नहजुल बलागा, सो वो जो पीक है वो आई थिंक हम लोग देख चुके हैं। वी डिवॉल्व्ड इनटू दिस, और उसमें बहुत ज़्यादा किरदार हमारी सोसाइटी का और हमारे बस अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस का जो पूरे मुल्क में हर आदमी ही गुजर रहा है इससे, और सबसे ज़्यादा जो है माइनॉरिटीज़ उससे सफ़र करती हैं, जिसमें हिंदुओं के साथ क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्रिश्चियंस के साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं, अहमदियों के साथ क्या क्या होता है। तो मतलब अगर आप इख्तिलाफ करते हो तो क्या आप उनको इंसान समझना छोड़ दें? सो उस सेंस में, और करबला बाय द वे, मतलब करबला अगेन विक्टिमहुड का नाम नहीं है, करबला इन्हीं सारे मजालिम के खिलाफ आवाज़ उठाने का और आगे निकलने का नाम है कि आप चाहे जिस पोजीशन में जिस उसमें हो, आप हक को हक कहना जाना सीखें। कोई नहीं बात नहीं, ये जान तो आज नहीं जानी है, वो वाली बात तो आ जाती है ना, मक्तल से जिस शान से गया, तो ये वो वाली बात हो जाती है कि आप हक के साथ कब तक खड़े हैं। हम भी जो अपने आप को कहते हैं कि जी हम शियान अली हैं, और हम शियान अली और कॉलर ही हमारे नीचे नहीं होते, कि हम अली की पार्टी के हैं, अली के ग्रुप के हैं। शिया का मतलब होता है इस पार्टी का होना। कुरान में भी इस लफ्ज़ का जिक्र है, इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, लेकिन कुरान में भी शिया वर्ड का जिक्र है। और हम अली की पार्टी अपने आप को इसलिए कहते हैं कि रसूलुल्लाह की हदीस है कि जो अली के साथ होगा वो हक के साथ होगा। अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी, और अम्मार किस जमात में था? हम कहते हैं हम थे उस जमात में, हम होते तो हम उस जमात में होते। ये इतनी सी बात है अपने आप को शिया कहने की। अब किसी को अच्छा लगे तो ज़रूर, बुरा लगे तो डबल सलाम। थैंक यू कुमैल स्क्वाड, आज आप लोगों ने हमें एजुकेट किया, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। टेक केयर, खुदा हाफिज़।